माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग और लगभग 24-25 साल का तजुर्बा है। और मैं बोला मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ, पूरा नॉर्थ इंडिया घूमता हूँ, बहुत सारी टीमें देखता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, सिखा दूंगा संगीत, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा गुरुजी फिर टर्म्स बता दो। हेलो, सब है मेरे साथ? तो मैंने कहा गुरुजी से कि गुरुजी टर्म्स बता दो। तो बोले यार 2 साल लग जाएंगे और 2 लाख रुपये ले लूँगा तेरे से, पर सिखा दूंगा। मैंने कहा यार ये तो बहुत गजब की बात है। मैं बोला 2 साल का समय भी लगाएंगे गुरुजी और 2 लाख रुपये में अपना काम भी हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। निकलने वाला था, इतने में एक पेरेंट आए अपने एक छोटे से बच्चे को लेके, 4-5 साल का बच्चा होगा मेरे ख्याल से, उसको लेके आए गुरुजी के पास में और गुरुजी को कहा गुरुजी ये मेरा बेटा है, बोले इसको भी संगीत सीखना है, तो क्या आप इसको सिखा दोगे? तो बोले क्या करता है बेटा? बोले कुछ खास नहीं करता, अभी तो किंडरगार्टन मतलब लोअर केजी अपर केजी जो भी होता है, बोले ये पढ़ता है छोटा मोटा, ABCD सीख रहा है। तो गुरुजी ने कहा बड़ी कमाल की बात है, बोले हो जाएगा, सिखा दूंगा संगीत। तो उसने भी मेरी तरफ पूछा, बोले क्या लोगे गुरुजी संगीत सिखाने का? तो गुरुजी ने कहा बेटा कुछ ज़्यादा नहीं, 10,000 रुपया ले लूँगा इसको सिखाने का और 6 महीने में सिखा दूंगा। हेलो, बड़ा झटका लगा मुझे। बोला यार ये किस तरीके की बातें हो रही है ये, हैं? मतलब इतनी ज्यादती। एक छोटा सा बच्चा जिसे कुछ नहीं आता उसके लिए चार्जेस 10,000 रुपए है और वो 6 महीने में सिखा देंगे। मैं इतना बड़ा आदमी, हेलो, नॉर्थ इंडिया हेड भरत जैन, माई लाइफस्टाइल, रीजनल मैनेजर, ये वो इतना उतना, इसके बावजूद मेरे से 2 लाख भी लेंगे और 2 साल भी लेंगे। मैंने इंतजार किया, मतलब बेइज्जती नहीं कराएंगे सबके सामने ऐसे। जैसे वो पेरेंट निकले तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैं बोला गुरुजी ये तरीके वाली बात नहीं हुई। हेलो, ये तरीके वाली बात नहीं हुई, ये जस्टिफाइड नहीं लगता। एक छोटा सा बच्चा जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो 10,000 रुपये आप लोगे और उसको 6 महीने में सिखा दोगे। और मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना अनुभवी, इतना काम किया हुआ आदमी है। बैठे यहाँ पे अनुभवी लोग, बैठे यहाँ पे, अरे बैठे हैं क्या, है ना? तो गुरुजी ने बोला देख यार भरत, दिल पे मत ले, संगीत तो तू भी 6 महीने में ही सीखेगा, तेरी भी फीस 10,000 रुपया ही है। तो मैं बोला ये बाकी का 1.5 साल और 1,90,000? तो बोले जो इतना तूने सीखा है ना इतने साल में, हेलो, जो इतना सीखा है ना तूने, जो अभी तूने बोला मैं, बोले इसको निकालने के लिए 1.5 साल चाहिए। हेलो, तो 1,90,000 रुपए जो तूने सीखा है पहले उसको पहले निकालना पड़ेगा तभी, बाकी संगीत तो तू भी 6 महीने में ही सीखेगा। मैंने कब मना किया कि तू 6 महीने में नहीं सीखेगा? हेलो, तो स्टोरी आपको मेरी ही लग रही है ये? है ना? देखो आज यहाँ बैठे हैं हम लोग ना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा ये चीज होती है, जब हम किसी माहौल में आते हैं और पहली बार आते हैं तो हमने हमारे जीवन से बहुत कुछ किया हुआ होता है। हेलो, समझ आ रही बात? तो निर्णय हमारे हाथ में होता है, क्योंकि संगीत तो यहाँ हर कोई 6 महीने में ही सीखता है ना? ये व्यापार, ये तरीका और ये अचीवमेंट अगर तरीके से सीखा जाए तो आदमी 6 महीने में सीख सकता है। समझ में आ रही बात? अगर 2 साल लग रहे हैं तो समझना जो हमने सीखा है उसको पहले अनलर्न करने की बात हो रही है। हेलो, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि देखो ये बहुत मेहनत से अरेंज किया जाता है ये प्रोग्राम, है ना? कई सारे लोगों से कोऑर्डिनेट करना, मतलब ये 2 तरफा काम है ना? हमसे कोऑर्डिनेट करना और आपसे कोऑर्डिनेट करना, ये 2 तरफा तलवार पे चलते हैं। समझ में आ रही? एक तरफ प्रेशर रहता है कि लोग बिठाने हैं, क्योंकि टीम ग्रो करेगी तो सबका एक मोमेंटम बिल्ड होगा, सबकी इनकम बढ़ेगी। दूसरी तरफ सबकी डेटें लेनी पड़ती है, रीजनल मैनेजर की डेट लो, इनकी डेट लो, उनकी डेट लो। तो ये पूरा प्रोसेस जो है आप यकीन मानना 2 से 3 महीने का प्रोसेस होता है इनके लिए, है ना? होटल से कोऑर्डिनेट करना, इवेंट मैनेज कराना, लोग मैनेज कराना, और इतने एफर्ट्स के बाद में ये प्रोग्राम आपके लिए ऑर्गेनाइज होता है। हम आज देख रहे हैं ये प्रोग्राम को होते हुए, लेकिन इसके पीछे की मेहनत जो आपके अप्लाइंस करते हैं, मतलब एक बार शानदार ताली चाहूंगा मैं गौरव चौधरी जी के लिए, श्याम सुंदर गौतम जी के लिए, चौधरी साहब के लिए, तरुण साहब के लिए, एक बार शानदार ताली चाहूंगा, जोरदार ताली। तो देखो हम अलग अलग एक्सपीरियंसेस से आने वाले लोग हैं। अगर हम हमारा एक्सपीरियंस एक साइड रख देंगे, है ना, नेक्स्ट 2-3 दिन के लिए,
जो हमने सीखा है अब तक, उसको अगर साइड में रखकर अगर हम सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है ये रास्ता बड़ा आसान हो सकता है। अगर पुरानी चीजें लेके साथ में बैठेंगे, पुराना ज्ञान साथ में लेके बैठेंगे, तो यहाँ से जो सीखने को मिलेगा वो शायद हम सीख नहीं पाएंगे इन 2-3 दिनों में। तैयार हैं? तैयार है क्या? चलिए, मेरा नाम भरत जैन है और इस मैनेजमेंट के साथ में मैं लगभग ये कह सकता हूँ कि 2001 से इनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। हेलो, देखो कितना जल्दी यस बोलते। गौरव सर ने बोला रेस्पॉन्ड करना है। हेलो, अरे कंपनी 2013 से थी, तुम 2001 से करके आ रहे हो। सही है नहीं है? अरे है नहीं है? देखो इसके बाद में मैंने एक बढ़िया प्रोग्राम देखा हुआ है आपके शेड्यूल में, जिसको कहते हैं डीजे। हेलो, तो देखो यहाँ के रूल होते हैं, आपको पता होगा ना, प्रॉपर्टी के रूल होते हैं कि अगर टाइम पे शुरू हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। शुरू करना आपके हाथ में, खत्म करना होटल के हाथ में, क्योंकि वो एक फिक्स टाइम है। बात समझ में आ रही है? वो एक फिक्स टाइम है, आपको सबको पता होगा कि भाई खत्म करने का इनका टाइम है, शुरू करने का आपके हाथ में है। और बहुत मजेदार भी होता है प्रोग्राम डीजे का, है ना। पूल साइड होगा या कहीं ना कहीं होगा, मुझे लगता है डांस मस्ती ये सबको पसंद है। तो अगर मस्ती पूरी चाहिए तो मेरे से बात कर लेना, है ना। Yes, sir. करेंगे बात? Yes, sir. अगर बात कर लेंगे तो जल्दी बात बनेगी, मैं भी जल्दी माइक छोड़ूंगा, डीजे भी जल्दी शुरू होगा, वरना खत्म होने का टाइम तो हम सबको पता ही है ना। तो मजे अगर ज्यादा चाहिए तो जल्दी जल्दी बात करना मेरे से, है ना, क्योंकि मेरे को भी निकलना है जल्दी से। तो मैं 2001 से लगभग इस मैनेजमेंट के साथ में हूं और यकीन मानना कि ये जो 24-25 साल की जर्नी है, मैंने इनके ट्रेडिशनल बिजनेस से इनके साथ में काम किया हुआ है। तो यकीन मानना जो कमिटमेंट, जो अश्योरेंस और जो चीजें ये मैनेजमेंट दे सकता है, मुझे नहीं लगता वर्ल्ड ओवर कोई और मैनेजमेंट आपको ये तसल्ली और ये दिलासा दिला सके कि भाई एक मैनेजमेंट के साथ में जुड़कर आप अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकते हो, क्योंकि आपकी जरूरत को बखूबी समझने की कैपेसिटी इस मैनेजमेंट के अंदर है। तभी जाके मेरे जैसे, आपके जैसे हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो पिछले 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से इस मैनेजमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं। तो जब इस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि ये सबसे बढ़िया टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहूँ, क्योंकि अगर ये प्लेटफॉर्म आपको समझ में आ जाता है, हेलो, ये प्लेटफॉर्म अगर आपको समझ में आ जाता है तो मुझे लगता है आगे की जर्नी बड़ी आसान हो जाती है। समझ में आ गई बात आपको? समझ में आ गया? चलिए, क्योंकि देखो जर्नी मतलब कई सारे काम हमारे जीवन में ऐसा होते हैं कि जरूरी नहीं है कि हम काम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें करना नहीं होता, हम काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें समझ में नहीं आता। और अगर ये प्लेटफॉर्म की खूबी और इसकी अहमियत अगर हमें समझ में आ जाती है आज, तो मुझे लगता है इसके प्लेटफॉर्म के साथ में ग्रो करना और अपने सपने को पूरा करना बड़ा आसान हो सकता है हमारे लिए। यहाँ सब तैयार हैं? Yes, sir. चलिए, पॉइंटर दे दीजिए। पॉइंटर आता है? What makes my lifestyle the best choice? क्योंकि देखो चॉइसेस हमारे पास में बहुत है मार्केट में, है ना। अगर इधर जिम कॉर्पोरेट में भी अगर अपन प्रोग्राम कर रहे हैं तो इनके पास में बहुत सारी चॉइसेस थी। कॉर्पोरेट की ग्रैंड चुनने की कहाँ जरूरत थी? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? Yes, sir. तो कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी की खूबसूरती और खासियतें देखी होगी तभी जाके ये प्रॉपर्टी फाइनल हुई, राइट। तो ऐसे जब हमारे पास में इतनी सारी चॉइसेस है, उसके बावजूद भी अगर हम कह रहे हैं कि माई लाइफस्टाइल ही करना चाहिए, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट रीजंस हमारे पास में होनी चाहिए कि मुझे यही प्लेटफॉर्म पे क्यों काम करना है। सही है? Yes, sir. सही है? Yes, sir. चलिए, पहले तो थोड़ी सी लीगैलिटी के बारे में समझ जाते हैं, क्योंकि ये बेसिक आप लोगों ने बहुत जगह प्रेजेंटेशन में भी आपने सुना होगा, अपलाइन में भी आपको बताया होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी ब्रीफिंग में इस पे दूं। ISO 9001 2015 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये कंपनी के ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स को दर्शाती है। हेलो, क्योंकि कंपनी के जितने भी काम करने के तरीके हैं उनके एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर से, भले आपको प्रोडक्ट देने की बात हो, पे आउट देने की बात हो, आपकी क्वेरीज को एड्रेस करने की बात हो, हर चीज का एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म हमारे पास में ऑलरेडी सेट है। उसके चलते ये सर्टिफिकेशन आपको मिलता है। और उसके बाद में मेंबर ऑफ फिक्की एंड FDSA, ये बहुत ही बेहतरीन सर्टिफिकेशन मैं मानता हूं इन चीजों को, क्योंकि फिक्की एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे
भारत सरकार भी अपने कई सारे डिस्कशंस के लिए इस मंच का इस्तेमाल करती है, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की अगर बात करते हैं तो। और फिकी के हम लोग जनरल मेंबर्स नहीं हैं। हेलो, बात समझ में आ रही है? एक होता है कि खाली पैसा दे दिया, मेंबरशिप ले ली, हम फिकी के जनरल मेंबर्स नहीं है, हम फिकी के कॉर्पोरेट मेंबर्स हैं। क्या है? कॉर्पोरेट मेंबर्स। यानी अगर फिकी जब भी कोई निर्णय लेता है तो हमसे भी हमारा ओपिनियन पूछा जाता है। समझ में आ गई आपको बात? तो हम लोग फिकी के कॉर्पोरेट मेंबर्स हैं। दूसरा एफडीएसए, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। जानते हैं आप सब लोग फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन? जानते हैं क्या? चलिए, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन क्या करता है? ये एक ऐसी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो तय करती है और सर्टिफिकेट इश्यू करती है कि जितनी भी कंपनियां इनके बैनर के अंडर में है, क्या वो सही गवर्नमेंट की गाइडेंस को फॉलो करते हुए इन्होंने कंपनी फॉर्म की है क्या? समझ में आ रही बात आपको? यानी कंपनी वाकई में लीगल है या नहीं है, इसको प्रमाणित करने का काम एफडीएसए करती है। हेलो, कई लोगों को लगता होगा कि यार सर्टिफिकेट मिलने की बात है और हमारे देश में पैसा फेंको और तमाशा देखो वाला खेल बहुत चलता है यहाँ पे। हेलो, सही कह रहा हूँ? कुछ भी चाहिए होगा, पैसा दोगे आपको चीज मिल जाती है। लेकिन आप यकीन मानना, अगर बात पैसा लेकर मेंबरशिप देने की बात होती तो हमारे देश में हजारों की तादाद में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही हैं। सही कह रहा हूँ? बात समझ में आ रही है सबको? चलिए, हजारों की तादाद में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही है। अगर बात पैसा लेकर अगर रजिस्ट्रेशन देने की बात होती तो एफडीएसए के बैनर में भी आपको हजारों नाम दिखते। सही कह रहा हूँ? लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर एफडीएसए फॉलो करता है। यानी एफडीएसए जब भी किसी कंपनी को अपने बैनर के अंडर में रजिस्ट्रेशन देता है तो वो सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल चेक करता है। हेलो, यानी कंपनी के पीछे किस तरीके के लोग इन्वॉल्व है ये चेक करता है। यानी कंपनी के मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, जो इस कंपनी को चला रहे हैं, उनकी प्रोफाइल चेक की जाती है, इनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है ना? हम लोग जब भी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं हम इस बात पे बात जरूर करते हैं कि कंपनी लीगल है इलीगल है, करते नहीं करते हैं? है ना? तो हमारा बिहाफ पे ये काम हमारी एफडीएसए कर देता है, क्योंकि वो कंपनी का बैकग्राउंड चेक करती है, कंपनी के लोगों का बैकग्राउंड चेक करती है। दूसरा, कंपनी ने किस तरीके के प्रोडक्ट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस किए, ये उनका भी वेरिफिकेशन करती है कि भाई जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट आप मार्केट में दे रहे हो वाकई में वो लोगों में बेचने लायक है या नहीं है। समझ में आ रही बात? दूसरा, प्रोडक्ट अगर अच्छा है अच्छी बात है, लेकिन प्रोडक्ट वाकई में सही दाम पे बिक रहा है नहीं बिक रहा है, इसकी भी वेरिफिकेशन एफडीएसए करती है। यानी आपकी एमआरपी डीपी वाकई में सही रखी हुई है नहीं रखी हुई, इसका भी वेरिफिकेशन एफडीएसए करती है। तीसरी चीज, एफडीएसए आपके प्लान को भी वेरीफाई करता है। समझ में आ रही बात आपको? जो हमारा बिजनेस प्लान बताया जाता है, जो सेल्स टर्नओवर, बोनस, ये इनकम वो इनकम, इतनी सारी चीजें जो आपको बताई जाती है, क्या वाकई में एक कंपनी अपने बिजनेस प्लान के हिसाब से इतनी सारी इनकम वाकई में दे पाएगी नहीं दे पाएगी, इसका भी वेरिफिकेशन एफडीएसए हमारे बिहाफ पे करती है। समझ में आ रही बात? यानी कंपनी के लोग, कंपनी के प्रोडक्टों के दाम और जो बिजनेस प्लान यानी जो कमिटमेंट लोग मार्केट में करते हैं, जो कंपनी मार्केट में कर रही है, वाकई में उस वादे को निभाने की कैपेसिटी में है या नहीं, ये एफडीएसए 100% चेक करती है। और सबसे बड़ी मजे की बात क्या है, ये मेंबरशिप हर साल रिन्यू करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? रिन्यू। क्या करनी पड़ती है? रिन्यू करनी पड़ती है। तो लोगों को लगता होगा कि पहली बारी में सारी चीजें ठीक कर लो, जब रिन्यूअल आएगा तो पैसा दे देंगे और अपना जुगाड़ हम लोग चला लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। एफडीएसए में हर साल जब रिन्यूअल होगा तब तक ये सारा पोजीशन जो भी इन्होंने जब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो प्रोसीजर फॉलो किया था, वो सारे प्रोसीजर एफडीएसए हर साल मेंबरशिप रिन्यू करने के पहले सारे प्रोसीजर फॉलो करती है। हर साल आपकी प्रोफाइल चेक होती है, हर साल बैकग्राउंड चेक होता है, हर साल प्रोडक्ट की एमआरपी डीपी चेक होती है और हर साल प्लान चेक होता है। उसके अलावा ये मेंबरशिप रिन्यूअल नहीं मिलता। और पिछले 13 साल से, मतलब ये 13 साल कंप्लीट हो जाएगा, ये 30th ईयर है कि जब भी हमें हर साल ये मेंबरशिप रिन्यू होकर हमें मिलती है। यानी हर बार हर पैरामीटर पे माई लाइफस्टाइल खरी उतरती है जब बात लीगलिटी की आती है। तो एक बार शानदार ताली एफडीएसए के लिए होनी चाहिए। एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट एमसीए, आयुष एंड स्किल इंडिया। देखिए, गवर्नमेंट मतलब एमसीए के साथ का एसोसिएशन मतलब एक बहुत कॉमन सा टर्म है, क्योंकि अगर आप कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारे देश में खोलोगे
तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में, मतलब आरओसी का रजिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो रजिस्ट्रेशन कंपनी के पास में है। दूसरा, आयुष एंड स्किल इंडिया के साथ का एसोसिएशन। देखिए आयुष की अगर मैं बात करता हूं तो आप सभी को पता है जो प्रोडक्ट्स हमारे वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स आपको आयुष प्रीमियम कैटेगरी के मिलते हैं। सही कह रहा हूं? अरे सही कह रहा हूं क्या? कितने लोगों को नींद आ रही है? हेलो? अच्छा, पूरी रात नहीं सोए इसलिए मैं आज की पूरी रात नहीं सोने वाला, मुझे लगता है। लेकिन याद रखना, डीजे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी बात पूरी हो गई, अगर आप बीच में सो गए तो मैं गैप ले लूंगा, लेकिन मैं अपनी बात पूरी करके निकलूंगा। समझ में आ रही बात आपको? तो जितनी जल्दी मेरे से बात कर लोगे उतनी जल्दी मेरी बात खत्म होगी, राइट? तो आयुष, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे वेलनेस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स पे आपको आयुष प्रीमियम का कैटेगराइजेशन आपको मिलेगा, वो स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। और एक जो एसोसिएशन है स्किल इंडिया के, ये बहुत ही शानदार और प्राउड एसोसिएशन है कंपनी का स्किल इंडिया के साथ में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। हेलो, पता है आपको स्किल इंडिया? प्रधानमंत्री विकास योजना के साथ में जुड़ा हुआ, पीएमकेवीवाई के साथ में जुड़ी हुई योजना है ना, कौशल विकास। कमाल है, एक बार शानदार ताली होनी चाहिए सर के लिए, है ना? एक ऐसा एसोसिएशन है जो मुझे लगता है कि कंपनी को हर प्लेटफॉर्म पे प्राउड फील कराता है, और मुझे लगता है ये जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो कंपनी ने किया अपने लोगों के लिए, वो शायद कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं कर सकती है, राइट? आपने स्किल इंडिया के बारे में सुना होगा। अगर आप यहाँ कहीं ई मित्रा जैसे सेंटर्स होते हैं, आपको पता है ना, अगर आप वहाँ कहीं जाके बात करोगे और आप कहोगे कि जी मुझे स्किल इंडिया का एग्जामिनेशन देना है, तो कम से कम 2,500 से 3,000 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन के और आपको एग्जामिनेशन दिलवाने के चार्ज करेगा। सही कह रहा हूँ? क्योंकि ये एग्जाम में जो पास होता है उसको डिप्लोमा के स्टैंडर्ड का एक सर्टिफिकेट इशू करती है गवर्नमेंट। सही कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ? और वो लोगों से कितना चार्ज करते हैं? कम से 2,500 से 3,000 रुपए आपसे चार्ज करते हैं। और ये प्रोग्राम कंपनी ने हमारे पूरे इंडिया के लोगों के लिए एक टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज किया था। क्या किया था? फ्री ऑफ कॉस्ट। थोड़ा सा जानना चाहेंगे इसके बारे में डिटेल में? इससे आपको थोड़ी सी समझ में आएगी कि आप किस तरीके की कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हो। ये कॉन्ट्रैक्ट हमें स्किल इंडिया का राशि नाम की मीडिएटरी कंपनी के थ्रू मिला था। किसके थ्रू मिला था? राशि नाम की मीडिएटरी कंपनी के थ्रू मिला था। और जब हम पहली बार राशि के लोगों से मिलने गए थे तो हमने कहा था जी ये स्किल इंडिया का प्रोग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है, आप हम लोगों को दे सकते हैं क्या? हेलो? तो राशि ने कहा कि जी अपने बारे में बताओ। हमने कहा जी हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और हम इंडिया में हम टॉप 3 कंपनीज में से एक हैं और हमारे पास में बहुत बड़ा नेटवर्क है और हम इस प्रोग्राम को बहुत बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करके आपको दे सकते हैं। तो बोले नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो? अच्छा। तो बोले हमारे पास आपके पहले भी एक ऐसे व्यक्ति आए थे जिन्होंने अपने आप को वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बताया था। हेलो? क्या बताया था? वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बताई थी उन्होंने अपने आप को। और उन्होंने भी हमसे ऐसी ही बातें करके एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था और कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में थे कि कम से कम 40,000 लोगों को एग्जाम दिलवाना है। कितने लोगों को? 40,000 लोगों को आपको एग्जाम दिलवाना है। और उन्होंने मुश्किल से 8,000 लोगों को ये एग्जाम दिलवाई थी। कितने लोगों को? 8,000। तो हमने कहा हम थोड़े से अलग है। क्या है? अलग है, हमारा नेटवर्क बड़ा है, हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। उन्होंने भी हमें एक कॉन्ट्रैक्ट दिया और कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के सिर्फ 15 दिन बचे हुए थे। कितने? 15 दिन बचे हुए थे। और राशि वालों ने फोन किया कि क्या हुआ, आपने बड़ी बातें की थी, आपने कहा था कि जी हम 40,000 लोगों का स्किल डेवलपमेंट कराएंगे और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में 15 दिन बचे हैं और अभी तक एक सिंगल आदमी का भी आपने स्किल इंडिया का एग्जामिनेशन नहीं दिलवाया। जी हमने कहा हमारी तैयारियां चालू है, कल से हम शुरू हो जाएंगे। तो बोले अच्छा। आप यकीन मानिएगा 15 दिन बचे थे और लास्ट का एक दिन पहले राशि वालों ने हम लोगों को कॉल करके कहा कि भैया अब बस करो, अब हमारे बस की नहीं है। आपको पता है इन 14 दिनों में कंपनी ने क्या किया था? हेलो? इन 14 दिनों में कंपनी ने पैन इंडिया में अपने जेब से पैसा खर्च करके हर जगह इस तरीके के हॉल्स बुक करके लोगों को एजुकेट करके 80,000 लोगों को एग्जाम दिलवाए थे 14 डेज के अंदर। और उसमें लगभग मुझे लगता है कि 35 या 38,000 अप्रोक्सीमेट होंगे, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि 40,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस एग्जामिनेशन को पास किया था। आप सोच कर देखिए
ऐसी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है क्या जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने जेब से पैसा खर्च करके 80,000 लोगों की स्किल इंडिया की तैयारी करने की क्षमता रखता हो और कम से कम 40,000 लोग इस प्रोग्राम का फायदा उठाकर सर्टिफिकेशन लेके उठे थे और वो हमारे लोग थे, MI के डिस्ट्रीब्यूटर थे। ये सोच जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो माई लाइफस्टाइल दे सकते हैं, मुझे नहीं लगता पूरे वर्ल्ड ओवर में कोई ऐसी कंपनी आपको दिखेगी जो कहेगी कि जब मैं पैसा भरता हूँ आप अपने स्किल एनहांस करो, भले प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का क्यों ना हो, लेकिन अगर उससे हमारे लोगों को फायदा हो सकता है तो वो प्रोजेक्ट 100% हम लोग करेंगे। और उसके बाद में भी दोबारा से ये प्रोजेक्ट हम लोगों को मिला था जो हमने सिर्फ वुमेन ओनली लीडर्स के लिए हमने किया था और उसमें भी कई सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये दिखाता है कि आप किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े हो जो बिजनेस के साथ साथ अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बखूबी यहाँ से लेके चलता है। तो एक बार शानदार ताली होनी चाहिए। बिजनेस प्लान एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस है। जैसे मैंने कहा कि बिजनेस प्लान, जैसे FDSA ने इसको वेरिफिकेशन ऑलरेडी किया हुआ है, तो बिजनेस प्लान जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है उन्हीं गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बिजनेस प्लान को डिजाइन किया गया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जब गवर्नमेंट ने इन्विटेशन दिया था सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को कि भाई आप अपने प्लान सबमिट करो, माई लाइफस्टाइल सबसे पहली कंपनी थी जिसके डॉक्यूमेंट भी सबमिट हुए थे और एक्सेप्ट भी हुए थे। वी वर द फर्स्ट कंपनी जिसने सरकार को पहली बार डॉक्यूमेंट सबमिट किया। प्रोफाइल की बात करें? यस। बात करें क्या? यस। आप लाइट पर ध्यान मत दो, लाइट आती रहेगी जाती रहेगी, देख लेंगे, है ना। मैनेजमेंट हैविंग 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी आप एक ऐसे मैनेजमेंट के साथ में काम कर रहे हो जिसका अनुभव 20 साल का है। कितने साल का है? 20 साल 20 साल का है। अभी कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि यार ठीक ठाक इतनी बड़ी कंपनी है, 12-13 साल होने आ गए, साल का 1500 करोड़ का हम लोग काम करते हैं। कितना करते हैं? 1500 करोड़। अरे कितना करते हैं? 1500 करोड़। 1500 करोड़ का टर्नओवर करती है और अगर 20 साल के अनुभवी लोग बैठे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर मैं यहाँ उत्तराखंड में या जिम कॉर्बेट में भी किसी रेस्टोरेंट पे चला जाऊँ, कुंदन पे भी चला जाऊँ, अगर कुंदन का सबसे पहले आउटलेट पे भी चला जाऊँ तो एक मिठाई की दुकान पे भी मेरे को 30-30, 40 साल, 50 साल पुराने अनुभवी लोग उस दुकान पे बैठे हुए मिलेंगे। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? लेकिन अगर तुम्हारे पास में ये 20 साल के अनुभवी लोग बैठे हुए तो इसको इधर लिखने की कहीं जरूरत ही नहीं। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ये जो 20 साल की जो मैं बात कर रहा हूं, ये वो 20 साल है जो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस लेकर बैठे हुए लोग हैं, जिनका एक्सपीरियंस 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का है। समझ में आ रही बात आपको? क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा बिजनेस है जहां पे लोगों के इंटेंशन मायने रखते हैं। अगर आपका अनुभव ट्रेडिशनल मार्केट से होगा तो आपके निर्णय कैसे होंगे, कि मैं ग्रेजुअली अपने प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। ये वाली बात अपन पेंडिंग रखेंगे डिस्कशन के लिए कि 20 साल का सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव लेकर जब आदमी इस बिजनेस को चलाता है तो उसके निर्णय किस तरीके के होते हैं, और जब आदमी ट्रेडिशनल से बैठकर इस बिजनेस को चलाएगा तो उसके निर्णय किस तरीके से होते हैं। तो इस पॉइंट को पेंडिंग रखेंगे, आगे बात करेंगे। टॉप साइंटिस्ट पैनल है हमारे पास में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। हेलो, यस सर। कौन कौन है हमारे पास में? डॉक्टर DBA नारायणा जी है हमारे साथ में, और कौन है? KC गवर्नन जी है, हेलो, KK राजेश जी है, और उसके बाद में डॉक्टर शर्मा जी है हमारे साथ में, बैद्यनाथ जी के, है ना। तो इस तरीके के दिग्गज लोग हमारे साथ में है। अगर आप डॉक्टर साहब की बात करेंगे, डॉक्टर DBA नारायणा जी की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर पूरे इंडिया में अगर टॉप 5 अगर आयुर्वेद के डॉक्टर्स की अगर हम लोग लिस्ट निकालेंगे तो उसमें से एक नाम डॉक्टर DBA नारायण जी का आता है। हेलो, समझ आ रही है बात? तो आप सोच के देखिए, डॉक्टर DBA नारायण जी जो है वो आयुष मंत्रालय के लिए भी कंसल्टेंट है। हेलो, यस सर। आयुष मंत्रालय के लिए कंसल्टेंट है। आप समझना इस बात को, यानी आयुष मंत्रालय भी जब भी कोई पॉलिसी या जब भी कोई नया रूल या आयुर्वेद को लेके कुछ भी डिस्कशन करता है तो डॉक्टर साहब का ओपिनियन जरूर लिया जाता है। ये मैंने प्रैक्टिकली विटनेस किया हुआ है आयुष मंत्रालय में। जब वहां के लोग जब डॉक्टर साहब से बात करते तो कहते हैं डॉक्टर साहब हम ये लॉ लाना चाहते हैं, आप इसके ऊपर अपने ओपिनियंस दीजिए। यानी जो व्यक्ति इस हिस्सेदारी को निभाता है कि देश में आयुर्वेद किस तरीके का होना चाहिए, वो व्यक्ति आपके लिए आयुर्वेद के प्रोडक्ट बनाता है हमारे साथ में। हेलो, एक बार शानदार ताली होनी चाहिए। KC गवर्नन जी को जानते हैं आप लोग? अच्छा, फेयर एंड लवली जानते हैं आप लोग?
यस सर। फेयर एंड लवली को फॉर्मुलेट करने वाला व्यक्ति केसी गवर्नन जी है। हेलो, जिन्होंने फेयर एंड लवली को फॉर्मुलेट किया वही व्यक्ति आपके लिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स फॉर्मुलेट करता है माय लाइफस्टाइल के साथ में। समझ में आ गई बात आपको? यस सर। एक ऐसा ब्रांड जो मुझे लगता है कि यहाँ से बाहर किसी भी दुकान पे जाओगे और आप कहोगे कि जी मुझे मुंह पे लगाने के लिए क्रीम दे दो, तो वो क्या देता है आपको सबसे पहले, अगर आपने नाम नहीं लिया तो? फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली देता है। यानी जिसने एक ब्रांड को बिल्ड किया और इतना बड़ा ब्रांड बनाया, वही व्यक्ति हमारे लिए भी स्किन केयर प्रोडक्ट वही बनाते हैं। जो फेयरनेस क्रीम आप इस्तेमाल करते हो वो केसी गवर्नन जी ने ही फॉर्मुलेट किया हुआ है, राइट? के राजेश जी को जानते हैं आप लोग? यस। के राजेश जी हमारे चीफ कंसल्टेंट है, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी के सीईओ रह चुके हैं। वो व्यक्ति हमारे लिए चीफ कंसल्टेंट के रोल पे हमारे साथ में है। हेलो, यस सर। हिंदुस्तान यूनिलीवर देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी कहलाती है। क्या कहलाती है? मतलब जिसने इतनी बड़ी एफएमसीजी कंपनी चलाई, वो आज हमारी कंपनी हमारे साथ में मिलकर चलाते हैं और चीफ कंसल्टेंट के तौर पे गाइड करते हैं कि इस ब्रांड में प्रोडक्ट्स कैसे आने चाहिए, मार्केटिंग क्या होनी चाहिए, प्लान क्या होना चाहिए और लोगों को क्या डिलीवर करना चाहिए। ये सारी तैयारियां हमारे लिए कौन करता है? के राजेश जी करते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी को चलाई हुई है। समझ में आ रही बात? यस सर। अब आपको लगता होगा कि ये इतने दिग्गज अगर आपके साथ में है तो इनकी बातें इतनी डिटेल में करने की कहाँ जरूरत है? सबने इनकी फोटोज देखी हुई है क्या? यस। कितने लोगों ने देखी है? अच्छा, तो इनकी फोटो देखने के बाद में आपको क्या लगता है कि ये क्या उम्र के व्यक्ति होंगे? ये 60, 65, 70 के आसपास के, है ना? हेलो, यस सर। मतलब अच्छी खासी एक उम्र है रिटायरमेंट वाली। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस सर। आप सोच के देखिए, डाबर, रैंकैक्सी, बलसारा, यूनिलीवर जैसी कंपनियों के साथ में अगर डॉक्टर साहब ने और इन सब दिग्गजों ने काम किया है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है इन लोगों ने अपने करियर में पैसा बनाया होगा क्या? हाँ। बनाया होगा क्या? यस सर। पक्की बात है, बनाया होगा। यस सर। मतलब इतनी बड़ी कंपनियों के साथ में है, आयुष मिनिस्ट्री के लिए कंसल्टेंट है, फेयर एंड लवली जैसा ब्रांड जिसने डेवलप किया। आपने रियल का जूस पिया हुआ है कभी? यस सर। आपको पता है वो ब्रांड जिसने लॉन्च किया था वो के राजेश जी थे। हेलो, रियल जूस देखा है आपने मार्केट में? वो ब्रांड लॉन्च करने वाले के राजेश जी। तो आपको क्या लगता है ये ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट की एज पे है और इन्होंने अपने जीवन में पैसा, रुतबा, नाम, शोहरत कमाया होगा, नहीं कमाया होगा? यस सर। अरे कमाया होगा, नहीं कमाया होगा? कमाया होगा सर। कमाया होगा, राइट? लेकिन आप सोच के देखिए, जिस बिजनेस के बारे में हम लोग इतने सवाल डील करते हैं, लोग कहते हैं कि क्या वाकई में इस इंडस्ट्री में करियर बन सकता है क्या? ये सवाल आता है नहीं आता? यस सर। 100% ये सवाल हमारे पास में आता है कि ये करियर बनेगा क्या इस प्लेटफॉर्म पे? तो मुझे इस सवाल का जवाब एक्यूरेट तो नहीं पता, बनेगा या नहीं बनेगा, ये हम पे निर्भर करता है। लेकिन मुझे इतना समझ में आता है कि जब इन दिग्गजों को रिटायरमेंट के बाद में अपना सेकंड करियर अगर माई लाइफस्टाइल के साथ में दिखता है, तो इनको ऐसा कुछ दिख रहा है जो शायद आपको और मुझे आज समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इनको परख है और ये पिछले 10 साल से 12 साल से हमारे साथ में इसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। और मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमने एलिमेंट्स वेलनेस को लॉन्च किया था और डॉक्टर साहब जब पहली बार हमारे मंच पे आए थे, तो डॉक्टर साहब का इंट्रोडक्शन ऐसा था कि मैं डॉक्टर DBA नारायणा तुम्हारी कंपनी माई लाइफस्टाइल के लिए प्रोडक्ट्स बनाऊंगा। हेलो, यस सर। और आज 10 साल 12 साल के बाद में वही डॉक्टर नारायणा साहब कहते हैं मैं डॉक्टर DBA नारायणा, मेरी कंपनी माई लाइफस्टाइल के लिए मैं प्रोडक्ट्स डेवलप करता हूँ। समझ में आ रही फर्क आपको? यानी अगर इन दिग्गजों को अपना करियर इस मंच पे दिखता है, तो मुझे लगता है आपका और मेरा करियर उनके करियर के सामने बहुत छोटा है और हम बहुत ही सेफ हैंड्स के हाथ में है। तैयार हैं? यस सर। चलो, ऑफिसेस इन ऑल मेट्रो सिटीज। हेलो, सभी मेट्रोज में ऑफिसेस है। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। बोले अब तक तो बातें ठीक कर रहे थे आप, मैनेजमेंट की बात कर ली, साइंटिस्ट की बात कर ली, FDSA की बात कर ली। अगर 1500 करोड़ का टर्नओवर है और सब मेट्रोज में ऑफिसेस है, तो ये भी लिख के लाने वाली बात कहाँ थी यहाँ पे? ठीक है। हेलो, अरे सवाल है क्या? दो चार जने हैं तो अपन अलग से पर्सनली बैठ के बात कर लेते हैं। सवाल है क्या? यस सर। अरे है क्या? यस सर। लोगों को लगता होगा यार इतना बड़ा टर्नओवर है, अगर 4 जगह ऑफिसेस है तो यहाँ लिख के लाने जैसी कौन सी बात है? ये कौन सी बात है जो यहाँ लिखने वाली थी? समझ में आया आपको? यस सर। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ,
अगर मान लो हम कोई व्यापार अगर नया शुरू करते हैं, हेलो, है बिजनेसमैन यहाँ पे? यस सर। अगर कोई व्यापार नया शुरू करते हैं तो आपको क्या लगता है, आप पहले दिन पे सारा पैसा लगा दोगे क्या? नहीं सर। क्यों? सर गारंटी नहीं है ना कि। गारंटी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, हेलो, यस सर। गारंटी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, और सबसे बड़ी बात अंदर से डर लगता है यस सर। कि जो कमाया वो कहीं खो न जाए। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस सर। यानी एक बात क्लियर है आपके और मेरे बीच में कि अगर मैं कोई भी नया काम शुरू करूंगा तो मैं उसको छोटे से शुरू करूंगा, और अगर काम चल गया तो मैं उसमें इन्वेस्टमेंट भी बड़ा करूंगा और काम को भी बड़ा करने की तैयारी करूंगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अगर काम चल गया तो मैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार हूँ और उसको बड़ा करने के लिए भी तैयार हूँ। सही कह रहा हूँ? यस सर। तो आप सोच के देखिए, मुझे आज भी पता है जब मैं मुंबई रहा करता था, ड्रीम्स मॉल करके एक जगह है भांडू एरिया में, ड्रीम्स मॉल करके एक मॉल है। अगर आप उसके फूड कोर्ट पे जाओगे, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, आज का तो मुझे नहीं पता, इट्स बीन 12 इयर्स। तो उस ड्रीम्स मॉल के फूड कोर्ट में मैं जब भी जाता था सुबह, तो वहाँ पे ऐसे ही राउंड टेबल्स लगे हुए थे जहाँ पे डिस्कशंस होते थे लोगों के। और वो एक टाइम ऐसा था जब नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ज्यादा क्रेज था, तो मैं देखता था हर एक टेबल पे कोई ना कोई एक डिस्कशन कर रहा है, और एक कॉमन डिस्कशन जो निकलता था वो था कि यार कंपनी शुरू करेंगे हम अपनी। क्या करेंगे? कौन सी कंपनी शुरू करेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरू करेंगे। समझ में आ रही बात आपको? यस सर। और एक सिंपल सी सोच थी लोगों की कि भैया चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक हमारे घर पे तो लौट ही आएंगे। हेलो, यस सर। समझ में आ रही आप सबको? चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक लौट आएंगे, घर पे लौट आएंगे। जब सोच ऐसी होती है तो उनकी शुरुआत कैसी होती होगी ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा लोग 10 बाई 10 के कमरे में अपनी कंपनी का इनॉग्रेशन करते थे और नेटवर्क मार्केटिंग को चलाने की कोशिश करते थे, क्योंकि विजन क्लियर नहीं था। वहीं अगर मैं माई लाइफस्टाइल की बात करूं, 2013 में हमने बिजनेस की शुरुआत करी, और यकीन मानिएगा डे 1 पे पहले दिन में ही हमारे पास में दिल्ली में ऑफिस था, मुंबई में ऑफिस था, कैलकाटा में ऑफिस था, और चेन्नई में हमारे 2 बड़े ऑफिसेस। हमने डे 1 पे हमने इस बिजनेस की शुरुआत इस तरीके से की थी। अगर ये व्यापार चल गया तो चांद तक या शाम तक घर लौटने के वाली थॉट प्रोसेस से अगर शुरू किया होता, अगर ये सोच होती कि भैया चलो ठीक है ट्राई कर लेंगे, चल गया तो चल गया होता, तो हमारी भी शुरुआत 10 बाई 10 के कमरे में ही होनी थी। समझ में आ रही बात आपको? यस ये सर। बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन चलाने की सोच से हमने इस व्यापार की शुरुआत करी थी, तभी पहले दिन पे ही इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में हमने इस व्यापार की शुरुआत की थी। और सबसे बड़ा सबूत, जब प्रवीण सर 2019 में आए थे दिल्ली, तो उन्होंने अपने 21 साल के बेटे को भी मंच पे खड़ा कर डिक्लेयर किया था कि मेरे बाद मेरा बेटा इस बिजनेस को चलाएगा। समझ में आ रही बात आपको? यस सर। तो मतलब जिस व्यापार के साथ में, जिस कंपनी के साथ में आप जुड़ रहे हो, ये कहीं तुक्के से शुरू हुई कंपनी नहीं है, ये पूरी सोच और समझ के साथ में शुरू किया गया व्यापार है। तभी इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में डे 1 से इस व्यापार की शुरुआत की गई थी, और इस बिजनेस को जनरेशन टू जनरेशन चलाने की सोच के साथ में ये व्यापार को किया जा रहा है। और मुझे यकीन है कि आज 12 साल भी निकले हैं, 13 भी निकलेगा, 20 भी निकलेगा, और 50 साल भी निकलेंगे इस व्यापार के साथ में। तैयार हैं? चलिए, 650 से ज्यादा पीयूसीज है पूरे इंडिया में हमारे पास में, और ये 650 का आंकड़ा पुराना है। मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 900 के आसपास पीयूसीज हमारे पास में अवेलेबल है, और 150 से ज्यादा स्टोर्स अवेलेबल है। प्रोडक्ट आप दोनों तरीके से खरीद सकते हो, प्रोडक्ट ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफलाइन भी खरीदा जा सकता है। समझ में आ रहा है? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। चलिए प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हमारे पास में है। हेलो, आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हमारे पास में है। आप आयुर्वेद पे जाओगे, आयुष पे सर्टिफिकेशन मिल जाएगा आपको। 95 न्यूट्रास्यूटिकल खरीदोगे कि उन पे भी आपको सारे सर्टिफिकेशंस मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास में मोनोपोली प्रोडक्ट्स है। हेलो, यस सर। समझ आ रही बात? यस सर। हमारे प्रोडक्ट्स जो है, मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स आपको मोनोपोली प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मोनोपोली मतलब समझते हैं? जिसकी कोई टक्कर ना हो। जिसका कोई टक्कर ना हो, कंपटीशन ना हो। सही कह रहा हूँ? यस सर। अरे सही कह रहा हूँ क्या? मोनोपोली वही कहलाई जाएगी। यस सर। कई लोग सोचते होंगे कि यार किस तरीके की मोनोपोली की बात कर रहे हैं। यहाँ से अगर मैं बाहर जाऊंगा
और अगर मैं किसी भी दुकान पे खड़े रह के कहूंगा जी आयुर्वेद का कोई भी एक प्रोडक्ट दे दो तो कई सारे ब्रांड मिल जाएंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? यस सर। बाबा रामदेव जी के मिल जाएंगे, वैद्यनाथ जी के मिल जाएंगे, श्री करके एक ब्रांड है उनके भी मिल जाएंगे, कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? यस सर। तो हमारे प्रोडक्ट मोनोपोली कैसे हो गए? सवाल है नहीं है? यस सर। अरे है या नहीं है? यस सर। चलिए, कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने इम्यूनो 3 का इस्तेमाल किया? क्या है इम्यूनो 3? त्रिफला है सर। त्रिफला, है ना? क्या है? त्रिफला। पक्की बात है ना? यस सर। त्रिफला। अब मुझे एक बात बताओ, जो त्रिफला की बात हम लोग कर रहे हैं, ये त्रिफला हम लोग कब से जानते हैं पुराने जीवन में? बचपन से। बचपन से, जब से पैदा हुआ उस टाइम से हम लोग त्रिफला के बारे में जानते हैं, क्योंकि आयुर्वेद हमारे लिए 5000 साल पुराना है। कितना पुराना है? 5000 साल। और आयुर्वेद के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हमारे देश में 70 से 80 साल पुरानी कंपनियां भी अवेलेबल है हमारे पास में। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर। तो आप सोच कर देखिए, जब इतना आयुर्वेद पुराना, त्रिफला भी लोग समझते हैं और आयुर्वेद बनाने वाली कंपनियां भी मार्केट में इतनी पुरानी यहाँ पे बैठी हुई है, और हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी को कॉपी करना कोई बड़ी बात नहीं है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अगर आप एप्पल भी अगर एक नया एयरपोर्ट आज लॉन्च करता है तो उसका मिलता जुलता प्रोडक्ट आपको 10वें दिन चाइना से इंडिया के मार्केट में मिलता है। सही कह रहा हूँ? लेकिन आप सोच कर देखिए, पिछले 12 साल से हम लोग इन प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं और शानदार रिजल्ट्स के साथ में बेच रहे हैं। जब शुरू किया था तो पहले साल में 100 करोड़ का काम किया था, आज 1500 करोड़ का लगभग हर साल हम लोग काम करते हैं। और इतने रिजल्ट होने के बावजूद भी आपको मार्केट में एक भी सिंगल ब्रांड नहीं मिलेगा जो कहेगा कि आयुर्वेद के नैनो एक्सट्रैक्ट्स को मैं कैप्सूल फॉर्मेट में डाल के दूंगा जो ट्रेडिशनल से भी बेहतर रिजल्ट आपको देने की कैपेसिटी रखता हो। समझ में आ रही बात आपको? यस सर। कह सकता हूँ मोनोपोली हमारे पास में। यस सर। इंडिया ग्रो आप लोगों ने इस्तेमाल किया? यस सर। गोवस्त्रा देखा आपने? यस सर। कभी आपने ऐसा महसूस किया कि कोई किसान आपको ये कह दे कि अच्छा ये गोवस्त्रा ऐसा प्रोडक्ट तो हमने दूसरा भी देखा हुआ, बोला कभी किसी ने आपको? नहीं। इतने शानदार रिजल्ट्स पिछले 5-6 साल से हम लोग ये प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं, और अगर आप इनके रिजल्ट्स देखोगे तो आपको खुद हैरानी होगी। और इतना बड़ा टर्नओवर होने के बावजूद भी आपको 5-6 साल के बाद में भी इंडिया ग्रो के कंपटीशन में दूसरा कंपैरिजन में प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता। ये कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ माई लाइफस्टाइल आपको दे सकती है कि माई लाइफस्टाइल जब भी कोई आपको प्रीमियम कैटेगरी का प्रोडक्ट लाके देगी वो 100% मार्केट कंपटीशन से हटके ही मिलने वाला है। समझ आ रही है आपको? और मारवाड़ी होने के नाते मुझे ये बात 100% समझ में आती है कि प्रोडक्ट मोनोपोली होगा तो धंधा भी बेहतर हम लोग कर सकते हैं। सही कह रहा हूं? चलिए, कंज्यूमर फ्रेंडली कूपन सिस्टम है हमारे पास में। हेलो? यस सर। कूपन सिस्टम समझते हैं आप लोग सब लोग? यस सर। प्रोडक्ट हम लोग जब खरीदते हैं तो क्या करते हैं? कूपन परचेज करते हैं। और कितने लोगों को लगता है कि ये फ्रेंडली सिस्टम है? हेलो? तुम्हारे एक बार शानदार ताली होनी चाहिए आप लोगों को। मैं जब भी बात करता हूँ तो लोग एक बात मुझे हमेशा कहते हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है आपका सिस्टम? कूपन खरीदने के लिए पहले फंड ट्रांसफर करेंगे, फिर कहीं ना कहीं एक एजेंसी उसको टॉप अप करेगी या ऑनलाइन टॉप अप होगा, फिर उसके बाद में एक ओटीपी जनरेट करना पड़ेगा कूपन एक्टिवेट करने के लिए, फिर स्टोर पे ले जाऊंगा तब एक ओटीपी दूंगा एक्टिवेट करने के लिए, फिर बिल बनेगा, फिर बचा कूपन अगर बच रहा है तो उसको भी यूटिलाइज करने के लिए मेरे को ओटीपी वैलिडेशन करना पड़ेगा। इतना लंबा चौड़ा सिस्टम क्यों लगा के रखती है कंपनी? क्यों सिंपल नहीं है कि मैंने कैश दिया और मुझे सामान मिल गया? सवाल है नहीं है? आप सोच कर देखिए, जब बात नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की आती है तो मुझे एक बात बहुत क्लियरली समझ में आती है कि अगर बात 500 रुपए की सेल की हो, 5000 के सेल की हो या 50000 के सेल की हो, आपकी मेहनत, आपका समय, आपका फॉलोअप और आपका खर्चा उतना ही लगता है। सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर। मतलब एक सेल उठाने के लिए अगर भले वो 500 रुपए की सेल हो या 50000 की सेल हो, हमें फॉलोअप उतने के उतने ही करने पड़ते हैं। कोई हमें पहले कॉल में टाइम नहीं देता, और अगर मान लो टाइम दे भी दिया तो आपको पहली मीटिंग में ही क्लोजिंग मिल जाती है क्या? नहीं। कई बार 2-2, 3-3 मीटिंग्स भी करनी पड़ती है। और देखिए, जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जब हम व्यापार की बात करते हैं तो इसको एज अ बिजनेस की तरह हम प्रोडक्ट देते हैं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर। चलिए, एक बार शानदार ताली हो सकती है क्या? मुझे लगता है कई सारे लोगों को नींद आ रही है।
जब बात बिजनेस की आती है तो जब बिजनेस शुरू कराने की बात करेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर एटलीस्ट कम से कम एक 40-50 हजार का इन्वेस्टमेंट करते हैं या कूपन खरीदते हैं और उससे हम लोग बिजनेस की शुरुआत करेंगे, यही कहते हैं हम लोग। यस सर। क्योंकि 5,000 से अगर जोड़ते हैं तो वो तो जुड़ रहा है बिजनेस में, लेकिन अगर बिजनेस कराना है वाकई में किसी को तो हम लोग उसको एक प्रोडक्ट की लिस्ट थमाते हैं कि भैया इतना प्रोडक्ट लेके हम रिटेलिंग शुरू कर सकते हैं। सही कह रहा हूँ? यस सर। क्या ऐसा होता है कि हमने 195 खरीद लिया और बोला कि इससे ही अभी रिटेलिंग शुरू करेंगे? नहीं पॉसिबल। नहीं ना, एक प्रोडक्ट की लिस्ट बना के देते हैं कि भाई इतना प्रोडक्ट हम लोग लेंगे, इससे रिटेलिंग शुरू करेंगे, इससे व्यापार शुरू करेंगे। और जब हम इस लिस्ट को बनाते हैं, मान लो अगर हमने 50,000 से क्लोजिंग करी है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखवाते हैं उसको? क्या लिखवाते हैं? प्रोडक्ट बेचते हैं तो सबसे पहले क्या लिखवाते हैं? अगर मान लो अगर आपने एक 50,000 की सेल कोशिश 95 क्यों लिखवाते हैं 95? मैक्सिमम बिजनेस वॉल्यूम। हाँ जी, मैक्सिमम बीवी। मैक्सिमम बीवी, मैक्सिमम रिजल्ट और सबसे शानदार प्रोडक्ट। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर। क्योंकि जितने भी लोग आज फील्ड पे काम करते हैं 95 एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे अटूट भरोसा लोगों को है, यानी लोगों को पता है कि अगर मैं 95 दूंगा तो 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा। और जब मैं 50,000 की सेल क्लोज करता हूँ तो मैं कम से कम 395 लिखवाता हूँ। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर। और अगर मैं स्टोर पे लेके जाऊँ, अगर मान लो कि मेरे पास में कूपन सिस्टम नहीं है और कैश देकर ही हमें बिजनेस की शुरुआत करानी है। अब काउंटर पे आपने सेल क्लोजिंग करी 50,000 की, 50,000 जेब में रखवा के आप स्टोर पे गए और कहा भैया 395 निकाल दें, और वो 95 देखते ही आपको पहले शब्द क्या बोलता है वो? डीपी क्या है 95 की? 3180 रुपए का डीपी है, राइट? और जब 395 निकलते और 95 दिखता है उसको तो सबसे पहले रिएक्शन क्या आता है? बहुत महंगा। 3180 रुपए का 95। हेलो, यस सर। दिल पे हाथ रख के बोलता है कि रुक जा। अभी रहने देते हैं, लिव अगेन से शुरू करते हैं। हेलो, यस सर। लिव अगेन से शुरू करते हैं, कंपनी से शुरू करते हैं। अगर रिजल्ट आ गया तो आगे 95 भी खरीद लेंगे। 50,000 की मेहनत करी, 10,000 की क्लोजिंग हुई। खत्म हो गई वहां पे आपकी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर। और अब जब आपने प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे तो आपने कहा कि ये जो मुंह पे जितने दाग दिख रहे हैं आपके, एक बार हमारा नीम सोप इस्तेमाल करके देखना, आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। कहा नहीं कहा? यस सर। और आप यकीन मानना, अगर आप 3 बार स्टोर पे जाओगे तो आपको एक ही बार नीम सोप का स्टॉक अवेलेबल मिलता है, क्योंकि नीम सोप की डिमांड इतनी हैवी रहती है। और आपने इतनी तारीफ करी हुई नीम की और स्टोर वाला कह रहा भैया आज नीम नहीं है, आज सैंडल सोप ले जाओ। हेलो, यस सर। खरीदेंगे क्या? नहीं। वो क्या कहेगा? रुक जाते हैं, नीम जब आएगा तभी लेंगे। यानी जो मेहनत आपने 50,000 रुपए के लिए करी थी वो अगर स्टोर पे पहुंचते 5-10 हजार की क्लोजिंग में खत्म होता है तो नुकसान किसका है? मेरे अपने लीडर का। समझ में आ रही बात आपको? यस सर। तो कंपनी की पॉलिसी बहुत क्लियर है। कंपनी कहती है कि जी मेरे लिए नए आने वाले व्यक्ति का कोई इंपॉर्टेंस उतना नहीं है जितना मेरे लिए ऑलरेडी मेरे साथ में जुड़ चुका है, जो मेरा हाथ थाम चुका है, मेरे लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? Yes. अगर मान लो कंपनी कहती है कि अजी कूपन नहीं है, आपको सिर्फ कैश में ही परचेजिंग करनी है, जो मेहनत आपकी 50,000 की थी वो स्टोर पे पहुंचते पहुंचते हो सकता है 10-20 हजार में ही खत्म हो जाए। लेकिन अगर बात कूपन सिस्टम की है और पहले दिन में आपने क्लोजिंग करा ली, कूपन पंच हो गए, कूपन जेब में है, तो काउंटर पे जाते ही ना तो 95 का रेट देखता है, ना वो आपकी लिस्ट देखता है। जो अवेलेबल होता है वो पहले लेता है और जो बचा खुचा सामान है वो बाद में भी खरीदने के लिए तैयार होता है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर। क्योंकि मुझे आज भी पता है, जब मैं पहली बार अपनी मदर को शॉपिंग कराने के लिए लेके गया था, जब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था, तो हम लोग बिग बाजार जाते थे। बिग बाजार पता है आपको? यस सर। तो जब बिग बाजार जाते थे तो जब मेरी मम्मी शॉपिंग करती थी तो एक नियम था कि घर पे टूथपेस्ट वही आएगा जिसके साथ में कोई ना कोई चीज फ्री होगी। हेलो, हंस क्यों रहे हैं? हम सब भी वही करते हैं यार। क्योंकि हमने कभी भी एक जैसा ब्रांड टूथपेस्ट हमने कभी भी पूरे साल इस्तेमाल नहीं किया। हमने हमेशा से वो टूथपेस्ट इस्तेमाल किया जिसपे ऊपर या तो बड़े टूथपेस्ट पे छोटा टूथपेस्ट फ्री था या एक टूथपेस्ट के साथ में टूथब्रश फ्री था। एक दिन मैंने मम्मी से कहा, मम्मी आज चलो वापस शॉपिंग करते हैं, लेकिन आज मजे की बात यह है कि हमारे पास में वाउचर है बिग बाजार पे। हेलो, वो भी मैं खरीद के ही लाया था। मैंने मम्मी से जैसे ही कहा, मैं बोला मम्मी आज शॉपिंग चलते हैं, वापस चलो बिग बाजार पे जाना है, आज तो वाउचर देके शॉपिंग करनी है। मम्मी ने उस दिन पहले दिन अपने आप मर्जी का टूथपेस्ट उठाया जिसपे कोई स्कीम नहीं थी।
घर आने के बाद में मैंने पूछा, मैंने कहा मम्मी ये आज ऐसे कैसे हो गया, आज बिना फ्री का, बिना स्कीम का। बोले तुझे पता है सबसे मजे की बात क्या थी, आज मैंने मेरे मन की शॉपिंग इसलिए की थी क्योंकि काउंटर पे मुझे पैसा नहीं देना था। हेलो, तो मैंने वो उठाया जो मेरे मन का था। तो कूपन सिस्टम यही थॉट प्रोसेस के साथ में था कि लोगों की क्लोजिंग जो यहाँ पे हो रही है वो स्टोर पे जाते जाते खत्म ना हो। तो एक बार शानदार तारीफ होनी चाहिए कि कूपन सिस्टम के लिए, क्योंकि यही वो सिस्टम है जो मुझे लगता है कि आपकी क्लोजिंग को सिक्योर करके चलता है। प्लान की बात करें, हेलो, बिजनेस प्लान की बात करें। Yes, sir. बिजनेस प्लान फ्रेंडली एंड इजीली और डुप्लीकेबल प्लान हमारे पास में है। हेलो, Yes, sir. देखो अगर जितना एक नेटवर्क मार्केटिंग का सक्सेस की जब अपन बात करते हैं तो जितना एक प्रोडक्ट काम करता है सक्सेस में, उतना ही मायने रखता है आपका बिजनेस प्लान। समझ में आ रही बात आपको? जितना आपके लिए प्रोडक्ट मायने रखता है उतना ही मायने रखता है हमारा बिजनेस प्लान। तो अगर बिजनेस प्लान ही अगर हमें ढंग से समझ में ना आए तो आपको क्या लगता है हम क्लोजिंग कर सकते हैं क्या? नहीं, कर सकते हैं क्या? नहीं। चलिए, मैं पिछले ये समझ के चलिए 9 साल से लगभग मैं नॉर्थ इंडिया में काम कर रहा हूँ। कितने टाइम से? 9 साल से। और इन 9 सालों में आप यकीन मानना, मैंने कई बार हमारे बड़े भैया के प्लान्स भी हमने निकाल के देखे हुए हैं। कई बार हमने समझने की कोशिश करी कि मार्केट में क्या चलता है। हेलो, इधर उधर जाने वालों पे ध्यान मत दो। मेरे पास अभी 15 से 20 मिनट में और लूंगा आपके, और मैं अपनी बात खत्म करूंगा। तो मेरी एक आदत रही हुई है कि मैं हमेशा से चेक करता हूँ कि कंपटीशन में क्या चलता है, जो लोग दूसरी कंपनियां चला रहे हैं वो किस तरीके का काम करते हैं। तो मुझे यकीन मानना आज भी समझ में नहीं आता कि बड़े भैया का प्लान चलता कैसे है। हेलो, Yes, sir. बड़े भैया का प्लान चलता कैसे मुझे आज भी समझ में नहीं आता। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, बड़े भैया कहते हैं कि जब इतना पैसा दोगे तो इतने पैसे का इतना पीवी दूंगा मैं आपको। हेलो, Yes, sir. और इतना पीवी उठा के जब प्लान में डालूंगा उसका इतना पीवी बनेगा आपका। हेलो, Yes, sir. और मुझे जितना पीवी चाहिए उतना पीवी अगर आपने बना लिया तो आपका पे आउट बनेगा। हेलो, Yes, sir. समझ में आ रही बात आपको? तो जितना आपका मेरा पीवी चाहिए उतना पीवी आपने बना दिया तो आपका पे आउट बनेगा, नहीं तो हम बनेंगे। हेलो, Yes, sir. समझ में आ रही बात आपको? लेकिन वहीं अगर मैं माई लाइफस्टाइल की बात करता हूँ, अगर एक छोटा बच्चा भी आपके साथ में 10 प्लान करके आएगा ना, तो 11वें प्लान में अगर आप पूछोगे ना बेटा कि सेल्स टर्नओवर बोनस कैसे बनता है, वो कहेगा पापा ORG1 में इतना, ORG2 में इतना डालूंगा तो 12% सेल्स टर्नओवर बोनस बनेगा। समझ में आ रही बात आपको? Yes, sir. यानी अगर आप बिजनेस प्लान, क्योंकि देखिए जब आप मार्केट में जाते हो तो आपको क्या लगता है सबसे पहले क्या बिकता है? हेलो, जब आप किसी को बिजनेस दिखाने जाते हो तो आपको क्या लगता है सबसे पहले क्या बिकता है? आप बिकते हो। हाँ, हमको रिलेशन, फेस वैल्यू। एग्जैक्टली, एक बार शानदार ताली होनी चाहिए सबके लिए। क्योंकि जब आप पहली बार फील्ड पे किसी को सेल दिखाते हो या प्रेजेंटेशन दिखाते हो या प्रोडक्ट दिखाते हैं, ना 95 पहले बिकता, ना माइलेज बिकता, ना प्लान बिकता। जो सबसे पहले बिकता है वो क्या बिकता है? वो मेरा खुद का फेस वैल्यू। और मेरा फेस वैल्यू बिकता तब है जब मेरा कॉन्फिडेंस मजबूत हो। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? और मेरा कॉन्फिडेंस तभी मजबूत हो सकता है जब मेरा प्लान इजी और डुप्लीकेबल हो। और ये माई लाइफ का प्लान 100% डुप्लीकेबल है, क्योंकि इसी के लिए, इसी का नतीजा है कि लाखों की तादाद में अचीवर्स हमारे साथ में इस बिजनेस में आज भी अवेलेबल है। तो एक बार शानदार ताली होनी चाहिए इस प्लान के लिए। मल्टीपल इनकम फ्रॉम सेम सेल्स, एक ही सेल आपको हर तरीके की इनकम के लिए एलिजिबल करता है। समझ में आ रही बात आपको? आपका एक ही सेल आपको हर तरीके की इनकम के लिए एलिजिबल करता है। यानी अगर आपने एक सेल उठाई, अगर आप रिटेल इनकम के लिए एलिजिबल हो तो आपको रिटेल इनकम वही सेल दे देगा। उसी सेल को उठा के अगर आपने तरीके से ORG1 और ORG2 में सेट कर लिया तो वही सेल आपको सेल्स टर्नओवर बोनस भी देगा। सही कह रहा हूँ? Yes, sir. आता है सेल्स टर्नओवर बोनस? Yes, sir. अगर मान लो मैं दूसरे हफ्ते में नया सेल लेके आऊं और उसको भी ORG1 ORG2 में सेट करूं तो मुझे दूसरे हफ्ते में भी सेल्स टर्नओवर बोनस मिलेगा क्या? Yes, sir. अरे मिलेगा क्या? Yes, sir. और तीसरे हफ्ते में सेल डालूंगा तो मिलेगा। फिर से मिलेगा। Yes, sir. यानी हर हफ्ते में सेल डालूंगा तरीके से तो हर हफ्ते मेरा सेल्स टर्नओवर बोनस बनेगा। लेकिन जब चौथा हफ्ता क्लोज होता है तो कंपनी क्या कहती है कि जितनी सेल आपने 4 हफ्ते में डाली, अगर मान लो हफ्ते का ये 4 हफ्ता मिला के अगर आपने 1 लाख बीवी लेफ्ट में और 1 लाख बीवी राइट कर लिया
तो 4 हफ्ते का सेल्स टर्नओवर बोनस के साथ साथ मैं आपको और क्या दूंगा, परफॉर्मेंस बोनस भी दूंगा उसी सेल का जिसका आपने ऑलरेडी सेल्स टर्नओवर बोनस ले लिया। यानी आपको समझ में आ रहा है, आपने सेल 1 करी, उसका बेनिफिट 2 आपको मिल गया। यानी जो सेल आपको सेल्स टर्नओवर बोनस दिला रही है वही चौथे हफ्ते में वही सेल आपको दोबारा से परफॉर्मेंस बोनस भी दिलवाती है। समझ में आ रही बात आपको? अगर मान लो आप गलती से सिल्वर रैंक पे पहुंच गए, हेलो, सिल्वर रैंक यानी 2.5 लाख अगर तीनों लेग में कर लिया और सिल्वर रैंक पे पहुंच गए, तो कंपनी कहती है जिसका सेल्स टर्नओवर बोनस ले रहे हो, जिसका परफॉर्मेंस बोनस ले रहे हो, वही सेल का मैं आपको रैंक इनकम के तौर पर 2.5% भी दूंगा उसी सेल से, अगर आप 3 लेग में स्टार सिल्वर हो तो। समझ में आ रही बात आपको? यानी स्टार सिल्वर के लिए बनने के बाद में जिस सेल का आपने सेल्स टर्नओवर बोनस ले लिया, परफॉर्मेंस बोनस ले लिया, वही सेल आपको रैंक इनकम भी दिलवाती है। रैंक इनकम के लिए अलग से कुछ आपको करना नहीं पड़ता। मान लो अगर आप डीटीसी के रैंक पे पहुंच गए, हेलो, है डीटीसी यहाँ पे? डीटीसी है यहाँ पे? कमाल है। लॉयल्टी लेते हैं नाम? शुरू करनी चाहिए आपको, क्योंकि एकदम मतलब फिक्स्ड इनकम आपके लिए हो सकती है। आप सोच के देखिए, डीटीसी के रैंक पे जो व्यक्ति आता है, कंपनी कहती है कि भैया आप इतना बिजनेस कर रहे हो, अगर जो बिजनेस आपने लाया उसमें से ही कुछ हिस्सा अगर आप रिटेल करके लाओगे यानी रीपरचेज करके लाओगे, तो कंपनी आपको अलग से वो टारगेट अचीव करने पे महीने का 5,000 रुपया लॉयल्टी बोनस भी देगी। समझ में आ रही बात आपको? यानी जो सेल ने आपको सेल्स टर्नओवर बोनस दिया, परफॉर्मेंस दिया, रैंक इनकम दिया, उसी सेल में से अगर कुछ हिस्सा आपका रीपरचेज से आ रहा है तो उससे आपका लॉयल्टी बोनस भी कंपनी देगी। आप यकीन मानना, लॉयल्टी बोनस अगर कुछ लोग अभी 2013 से भी हमारे साथ में होंगे, जब कंपनी ने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, लॉयल्टी बोनस नाम की इनकम हमारे सिस्टम में नहीं थी। जब मैं कहता हूं ना कि 20 साल के अनुभवी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के हमारे साथ में बैठे हुए हैं, जो हमारे करियर को लेकर निर्णय लेते हैं। समझ में आ रही बात आपको? यस सर। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, लॉयल्टी इनकम 2018 या 2019 से शुरू हुई थी। कब से शुरू हुई थी? कब से शुरू हुई थी? 2018 लगभग 2019 से लॉयल्टी इनकम शुरू हुई थी, और ये लॉयल्टी इनकम इससे पहले प्लान में नहीं थी। हेलो, तो आप सोच के देखिए, लॉयल्टी इनकम 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक जाती है। कितनी जाती है? 20,000 रुपए तक जाती है। और ये वो इनकम थी जो कंपनी ने कभी डिक्लेयर नहीं की थी, जो हमारे प्लान में पहले से नहीं थी। और यकीन मानना, 2019 में जब हमने लॉयल्टी इनकम अनाउंस की थी, तो कंपनी ने कहा था जी मार्केट की स्थिति ऐसी है, मैं 12 महीने के लिए आपको ये लॉयल्टी दूंगा। कितने टाइम के लिए? 12 महीने के लिए। और आज क्या चल रहा है? 2026। 2018-19 में जो अनाउंस की गई थी इनकम, जो कंपनी ने कहा था मैं सिर्फ 12 महीने दूंगा, वो पिछले लगभग 6-7 साल से आज भी कंपनी मार्केट में रेगुलर देती आ रही है। ये खासियत ये देने की नीयत सिर्फ माई लाइफस्टाइल के पास में मिलेगी, क्योंकि आप समझ के चलना, 5,000 से लेकर 20,000 तक की लॉयल्टी इनकम कंपनी देती है, और कम से कम 4,000 लोग हर महीने रॉयल्टी इनकम लेते हैं। कितने लोग? 4,000 लोग लेते हैं। वही अगर मैं पैरेलली अगर मैं बड़े भैया की बात करूं तो आपको समझ में आएगा कि जब कोविड का टाइम था, 2020-2021 का टाइम था मेरे ख्याल से, 2020 में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो मुझे आज भी याद है हमारी मीटिंग्स हुई थी और कंपनी ने कहा था जी कि लॉकडाउन के तीसरे हफ्ते चौथे हफ्ते में कंपनी ने कहा था कि अब लॉकडाउन का टाइम है, हमें नहीं पता कि व्यापार कितना चलेगा, लोगों की इनकम बनेगी या नहीं बनेगी। तो कंपनी को लगता था कि भाई लोगों के टारगेट कम कर देने चाहिए। अगर परफॉर्मेंस बोनस के लिए मान लो अगर 100 बीवी चाहिए, तो कंपनी ने कहा जी आप 50 बीवी कर लोगे तब भी मैं आपको रैंक इनकम परफॉर्मेंस बोनस दे दूंगा। समझ में आ रही बात आपको? यानी एक ऐसा दौर था जहां पे बाकी कंपनियां क्या कहती थी, मैं रेंट काटूंगा, सैलरी नहीं दूंगा, एम्प्लॉय कम कर दूंगा, शोरूम बंद कर दूंगा। भाई माई लाइफस्टाइल क्या कहती है कि जब मैं आपके टारगेट कम कर दूंगा ताकि आपकी इनकम 100% बननी चाहिए। लेकिन वही जब मैं बड़े भैया की कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन जब मैं देखता हूँ, तो किसी को 6 महीने के बाद में समझ में आया कि कोविड में अगर धंधा नहीं चल रहा है, लोगों की इनकम नहीं बन रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो टारगेट को रिड्यूस करना पड़ेगा। और ये डिसीजन कंपनी ने पहले तीसरे हफ्ते में ही ले लिया था। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको
कि आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हो जहां कंपनी ने जब शटर खोले थे जितने वादे किए थे उससे ज्यादा वादे आज कंपनी निभाती है। यानी जब हमने शुरुआत करी थी तो अगर मान लो 10 इनकम का कमिटमेंट अगर हमने दिया था तो आज कंपनी 12 इनकम देती है, ना कि 8 या 9। और बाकी के जितने भी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है, जब उनकी शुरुआत थी तब जिन्होंने जितना कमिटमेंट किया था, आप यकीन मानिएगा अगर 10 वादे पहले थे तो आज उनके साथ में 9 ही 9 आपको कमिटमेंट मिलेंगे। यानी आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हो जिसने जब जब जो निर्णय लिया उसने डिस्ट्रीब्यूटर के जेब में 1 रुपया एक्स्ट्रा ऐड करने की ही कोशिश करी, ना कि आपकी इनकम को कट करने की कोशिश करी। ये क्लैरिटी आपको ये प्लान समझाता है। एक ही सेल आपको हर तरीके की इनकम दिलाता है, मतलब एक सेल आपको सेल्स टर्नओवर बोनस भी दिलाता है, परफॉर्मेंस भी दिलाता है, वही सेल रैंक इनकम भी देता है, लॉयल्टी भी देता है। और अगर आप एनटीसी के रैंक पे हो तो जो सेल आपको इतनी सारी इनकम दिलाता है वही सेल आपको एनटीसी बोनस भी दिलवाता है। समझ में आ रही बात आपको? यानी एनटीसी बोनस अचीव करने के लिए आपको दूसरा कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायमंड भी बन जाते हो तो जो टर्नओवर का आपने इतना बेनिफिट उठा लिया वही टर्नओवर का एक हिस्सा आपको रॉयल्टी के तौर पे भी आपको कंपनी उसी सेल से निकाल के देती है। आपको रॉयल्टी लेने के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं है। और मान लो अभी कुछ टाइम पहले कंपनी ने थाईलैंड का अनाउंसमेंट भी किया था, थाईलैंड टूर भी आया था, तो कम से कम 900 लोगों ने थाईलैंड टूर अचीव किया था। ये इतनी इनकम देने के बावजूद भी कंपनी ने कहा था कि जी 4 महीने में इतना सेल अचीव कर लो, कंपनी आपको अलग से टूर भी दे देगी इतनी सारी इनकम के साथ साथ। यानी आपकी एक सेल आपको इनकम से लगा के अचीवमेंट तक हर चीज भी दिलाने के लिए एलिजिबल यहाँ पे है। सिर्फ पेमेंट डिसबर्समेंट है, यानी पे आउट का कमिटमेंट, ये जितना स्ट्रॉन्ग माइलस्टाइल आपको दे सकता है मुझे नहीं लगता आपको दूसरी कोई कंपनी दे सकती है। क्योंकि लास्ट 12 साल के करियर में, हमारे करियर में एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि बुधवार के दिन में बैंक खुला हो और आपका पे आउट आपके अकाउंट में गुरुवार के दिन पहुंचा हो। ये कमिटमेंट माइलस्टाइल आपको देता है। हेलो, समझ में आ रही बात आपको? आप समझ के चलिएगा कि मुझे आज भी याद है चेन्नई में बाढ़ की सिचुएशन थी, आज से ना मतलब 1.5 साल पहले की बात है, 2-1 साल पहले की बात होगी। मुझे आज भी याद है कि हमारी सैलरी जो है जनरली 5 तारीख को क्रेडिट होती है हमारे अकाउंट में। और मुझे लगा था कि जब बाढ़ आई हुई है, पानी भरा हुआ है, तो मुझे लगता था कि भाई सैलरी इस बार डिले होनी है। और मुझे समझ में आया कुछ टाइम के बाद में कि भाई सैलरी 5 तारीख को जो आनी थी वो 4 तारीख को ही क्रेडिट हो गई हमारे अकाउंट को। हेलो, और पूरी कंपनी, मतलब ये कह सकता हूँ कि पूरी ऑफिस पानी में भरी हुई थी उस टाइम पे। तो मैंने हमारे जो अकाउंट टीम में बैठती है, तमिल मैडम करके बैठती है, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, सैलरी मुझे लगा था इस बार 7-8 तारीख में आएगी, लेकिन ये तो आपने टाइम से पहले दे दी। तो मैडम थोड़ी सी इरिटेट हो गई। हेलो, बात समझ में आ रही है? मैडम थोड़ी सी इरिटेट हो गई। मैडम ने कहा जो बात करनी है जल्दी करो यार, परेशान मत करो। मैंने कहा मैडम ये कैसी बात होगी, मैं तो आपको थैंक यू बोलने के लिए फोन किया कि आपने टाइम से पहले सैलरी इस बार दे दी। उन्होंने कहा कल रात को ही ग्रुप में प्रवीण सर का मैसेज है, आज बुधवार का दिन है, उन्होंने कहा है गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, जो चाहिए सब मिलेगा। आज बुधवार का दिन है, कहीं पे भी पहुंचो, इंटरनेट से कनेक्ट करो और आज पे आउट लोगों को ट्रांसफर होना चाहिए। और यकीन मानना 2-2 फुट पानी के होने के बावजूद भी वो लेडी पेट्रोल पंप पे पहुंच के उन्होंने इंटरनेट कनेक्ट किया और वो बुधवार के दिन में भी पे आउट ट्रांसफर हुआ। ये लेवल का कमिटमेंट आपको मार्केट में कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे सकता जो आपको माइलेज देती है। अचीवेबल इनकम प्लान है। हेलो, 100% अचीवेबल इनकम प्लान है। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अगर बाजार में जितने भी लोग आज हमारे मतलब कंपटीशन में काम करते हैं, अगर आप उनका इनकम प्लान निकाल के देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ऊपर की अगर कुछ इनकम पे आप हाथ रख के पूछोगे कि ये इनकम लोग अचीव करते हैं क्या, तो वो कहेंगे बहुत सारे लोग करते हैं। लास्ट की 1-2 इनकम पे अगर आप हाथ रख के पूछोगे ना कि ये इनकम अचीवर्स का है क्या, तो कहेंगे जी मेरे अपलाइन है जो ये इनकम लेते हैं। और बीच में कहीं पे भी हाथ रख के आप पूछोगे तो कहेंगे जी अचीवर्स बन रहे हैं इसके। हेलो, और मेरा चैलेंज है आपसे माई लाइफस्टाइल का इनकम प्लान निकालना। जितनी इनकम लिखी हुई है सिवाय टीडीएफ का मैं प्रूफ आपको अगले महीने दे पाऊंगा जून में। हेलो, क्योंकि ये अभी नया अनाउंस्ड इनकम है जो कि 12 महीने का कंप्लीशन पे रिलीज करेगी। उसके अलावा जितनी इनकम लिखी हुई है कंपनी ने
आप जिस किसी भी इनकम पे अगर हाथ रख के कहोगे कि भरत मुझे इसके प्रूफ दे कि ये सारी इनकम लोगों को गई हुई है, इनका टीडीएस सर्टिफिकेट है, मैं हर इनकम पे हजारों की तादाद में लोग दिखा सकता हूँ जो इस प्लान में अर्न करते हैं। यानी जितनी इनकम मैनेजमेंट ने लिखी हुई है अपने बिजनेस प्लान में, वो सारी की सारी इनकम्स 100% अचीवेबल इनकम्स हैं हमारे पास में। यानी अगर आप प्लान को ध्यान से समझोगे तो जितने पे आउट के ऑप्शन हमारे पास में लिखे हुए हैं, आप हर पे आउट को अचीव कर सकते हो इसी एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से। एक बार शानदार ताली होनी चाहिए इस प्लान के लिए। अचीवमेंट्स की बात करते हैं। 2017 में बेस्ट ई रिटेल कंपनी का अवार्ड मिला, 2019 में बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला, और 2022 में यही अवार्ड हमें दोबारा से मिला बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का। और ये अवार्ड तीसरी बार भी हमें मिला 2024 में, और ये इकोनॉमिक टाइम्स ने दिया एलिमेंट्स वेलनेस को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का। अगर बात पैसा फेंक कर तमाशा देखने की होती तो हमारे पास में भी यहाँ पे 25-30 अवार्ड्स होते, लेकिन ये अवार्ड्स खरीदे हुए नहीं, कमाए हुए अवार्ड्स है, इसलिए हमारे पास में गिनती पे है। अचीवमेंट्स की बात करते हैं। बेस्ट एजुकेशन सिस्टम हमारे पास में है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। देखिए, किसी भी बिजनेस का एक सबसे बड़ा बैकबोन होता है, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा बैकबोन होता है उसका एजुकेशन सिस्टम। यानी एक स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम आपके ग्रोथ में सबसे ज्यादा मायने रखता है। और आपको मतलब जानकर बड़ी खुशी होगी कि आपके साथ में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, जो पैन इंडिया आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे एजुकेशन देता है। और कल जब आपके साथ में संजय शर्मा जी आएंगे जो हार्वेस्ट के सर्टिफाइड ट्रेनर्स है, जब वो एजुकेट करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि किस लेवल का एजुकेशन सिस्टम कंपनी ने फॉर्म करके दिया हुआ है। और वो हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के गाइडेंस के हिसाब से आपको एजुकेट करके जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि एक वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम हमारे पास में है। उसके बाद रैंक अचीवर्स TC2 क्राउन डायमंड हमारे साथ में है, और ये मैं कह सकता हूं कि 1 लाख से ज्यादा लोग हमारे पास में ऐसे हैं जिन्होंने मिनिमम TC का रैंक अचीव किया है और क्राउन डायमंड तक का रैंक अचीवमेंट उन्होंने किया हुआ है। इंटरनेशनल कन्वेंशन करके दिखाया कंपनी ने, मलेशिया और दुबई जैसे कन्वेंशन करके दिखाया। हेलो, एक ऐसे टूर जो कंपनी ने करके दिखाया जो लोगों की लाइफ में एक मेमोरी की तरह ऐड हुए। देखिए, टूर तो हर कोई करके दिखाता होगा, लेकिन आप समझ के चलिए जो एक्सपीरियंस आपको माई लाइफस्टाइल देता है, जो कन्वेंशन जो माई लाइफस्टाइल करके दिखाता है, मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड की कोई और कंपनी करके देती होगी। आप किसी भी कंपनी के साथ में टूर अचीव करके जाओगे, भले फिर या तो ट्रैवल एजेंट से भी टूर अचीव करके मलेशिया जाओगे, तो 2 ही चीजें कॉमन होती है उसमें। एक आपके साथ में कि आप मलेशिया जाके आए, इसका सबसे बड़ा सबूत होता है आपके पासपोर्ट पे एक इमिग्रेशन का स्टैंप, और दूसरा ट्विन टावर्स के बाहर की सेल्फी। सही कह रहा हूँ? जितने लोग मलेशिया जाके आएंगे वो क्या दिखाते हैं आपको? ट्विन टावर के बाहर की सेल्फी, है ना? क्योंकि ट्रैवल एजेंट कहता है कि ये ट्विन टावर है, इसके बाहर उतर जाओ, इसके साथ में अपनी एक फोटो खींच लो। लेकिन जितने लोग मलेशिया माई लाइफस्टाइल के साथ में ट्रैवल किए हैं, आप उस टाइम के फेसबुक के पेजेस निकाल के देखना, आपको समझ में आएगा कम से कम 1800 से 2000 लोग ऐसे थे जिन्होंने ट्विन टावर के अंदर ओपेरा हाउस में फुल डे का कन्वेंशन एंजॉय करते हुए माई लाइफस्टाइल के लोगों की आपको फोटोज मिलेगी। और आपको जान के खुशी होगी कि माई लाइफस्टाइल इकलौती ऐसी वर्ल्ड की कंपनी है जिसने ओपेरा हाउस में अपना प्रोग्राम करके दिखाया। मतलब इकलौती ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, ना इंडियन, ना मलेशियन, ना कि वर्ल्ड की कोई और कंपनी ने आज दिन तक इस ओपेरा हाउस में प्रोग्राम नहीं किया जिस ओपेरा हाउस में आपको माई लाइफस्टाइल ने प्रोग्राम करके दिया। दुबई जैसा एक शानदार कन्वेंशन लोगों को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला जिन्होंने यहाँ से टूर अचीव किया। लाभबल नाम के ऑडिटोरियम में एक शानदार कन्वेंशन कंपनी ने करके दिखाया। उसके ग्लिम्सेस आज भी आप देख सकते हो कि जिस लेवल का प्रोग्राम, जिस लेवल का एक्सपीरियंस आपको माई लाइफस्टाइल कराती है, वो मुझे लगता है कि वर्ल्ड की कोई और कंपनी कराने की कैपेसिटी रखती है। मैक्सिमम लग्जरी कार अचीवर्स है। मैं मर्सिडीज, BMW, जगुआर, कारवैन की बात करूं, जितनी ब्रांड्स आपको दिखते हैं, मेजॉरिटी ब्रांड्स आपको माई लाइफस्टाइल के साथ में मिलेंगे। और सबसे मजे की बात है कि कई सारी जो नॉर्थ इंडिया में प्रीमियम सेगमेंट की कार्स आई, वो कोविड के बाद आई। आपको समझना नहीं बात आपको? यानी एक ऐसा दौर जहां पे लोग अपने एसेट्स लिक्विडेट करने में बिलीव करते थे, वही माई लाइफस्टाइल के लीडर्स ने अपने एसेट्स बढ़ाए, ऐसी लग्जरी कार्स लोगों ने खरीदी। एक बार शानदार ताली होनी चाहिए सभी कार अचीवर्स के लिए। 50,000 से ज्यादा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होल्डर्स हैं हमारे साथ में। और सबसे बड़ी बात, लाखों की तादाद में
सेटिस्फाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंज्यूमर्स हैं हमारे साथ में। अगर आप YouTube देखोगे, कहीं पे भी आप देखोगे, तो आपको लाखों की तादाद में सेटिस्फाइड कंज्यूमर्स हमारे साथ में मिलेंगे। 12,000 से ज्यादा लोगों ने फॉरेन टूर अचीव किया है हमारे मैनेजमेंट के साथ में। और सबसे बड़ा अचीवमेंट माई लाइफस्टाइल का वो है, एनीवन कैन अर्न फ्रॉम माई लाइफस्टाइल, यानी कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस से पैसा कमा सकता है। हेलो, समझ में आ रही बात आपको? यानी कोई भी व्यक्ति इस व्यापार से पैसा कमा सकता है। ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। बोले आपको बेतुकी की बातें करने की आदत ज्यादा है, ये कौन सा अचीवमेंट है? हेलो, कि कोई भी इस व्यापार से पैसा कमा सकते हैं। आप सोच कर देखिएगा, अगर आप बाबू थॉमस जी का नाम सुना है क्या आपने, जो डायमंड है हमारे साथ में मुंबई से? हेलो, अगर आप गूगल पे या यूट्यूब पे बाबू थॉमस जी की प्रोफाइल चेक करोगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि बाबू थॉमस जी चौथी फेल आदमी है। क्या है? चौथी फेल आदमी है। वो भी इस बिजनेस से 2,10,000 रुपया कमाते हैं। कितना कमाते हैं? 2 लाख। यानी सीलिंग अमाउंट 2,10,000 रुपया हफ्ते का, वो भी इस बिजनेस से कमाते हैं, जो चौथी फेल आदमी है। वहीं अगर आप पैरेलली सागवेकर साहब का अगर आप गूगल करोगे प्रोफाइल, तो आपको समझ में आएगा एक मैजिस्ट्रेट कैटेगरी का आदमी। मैजिस्ट्रेट समझते हैं आप लोग? यस सर। जज की कैटेगरी का आदमी भी इस व्यापार में 2,10,000 रुपया हफ्ते का कमाता है। हेलो, ऐसा कहीं आपने देखा है क्या जहां एक पढ़ा लिखा आदमी भी वही कमाता है जो एक बिना पढ़ाई लिखाई किया हुआ आदमी भी कमाता है? ऐसा किसी व्यापार में होता है क्या? सिर्फ एक माई लाइफस्टाइल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे पढ़ा लिखा भी वही अर्निंग कैपेसिटी में आता है और एक अनपढ़ आदमी भी वही अर्निंग कैपेसिटी में यहाँ पे खड़ा हो सकता है। आपने मोहित टंडन जी का नाम सुना है क्या? यस सर। मोहित टंडन जी अगर अपने पर्सनल बिजनेस की अगर उनकी नेटवर्क की बात करूं तो लगभग 100 करोड़ के आदमी को खुद है अपने पर्सनल बिजनेस से। हेलो, ऐसे व्यक्ति भी इस व्यापार में 2,10,000 रुपए कमा रहे हैं। और वहीं अगर मैं पंकज मजूमदार जी, जो हमारे कलकत्ता के WTC अभी मेरे ख्याल से, अगर मैं उनकी बात करूं तो पेशे से ट्रक ड्राइवर, वो भी इस बिजनेस से 2,10,000 रुपए कमाते हैं और 1.5 करोड़ की पोर्शा कार चलाते हैं वो अपनी। समझ में आई बात आपको? यानी एक ऐसा बिजनेस, अगर आपको पढ़ना लिखना आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बोलना आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बोलना नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपके अपलाइंस आपके साथ में बैठे हैं, आप यकीन मानना ये बिजनेस आपको उस मुकाम पे लेके जाने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको ना तो एजुकेशन की नीड, ना क्वालिफिकेशन की नीड, ना किसी भी तरीके का क्राइटेरिया। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है माई लाइफस्टाइल का कि ये प्लेटफॉर्म पे आने वाला हर व्यक्ति जो सिस्टम फॉलो करेगा वो 100% यहाँ पे अर्निंग कैपेसिटी में आ सकता है। यानी ये अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट है माई लाइफस्टाइल का कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति पैसा कमा सकता है। लेकिन मुझे लगता है फिर भी सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। हेलो, क्या करना चाहिए? सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। अब ये सोचने का एक फॉर्मेट में सिंपल आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। मुझे लग रहा है आधे से ज्यादा लोग मैंने गलत टाइम पे सेशन पकड़ा है लग रहा है आज। सोचने का एक फॉर्मेट है ब्रेन। हेलो, आप सोचते होंगे ब्रेन से तो सोचते हैं, ये कौन सी नई बात कर रहे हो? हेलो, एक फॉर्मेट है ब्रेन का जिसे मैं कई बार अपने जीवन में भी जब निर्णय लेता हूं तो मैं इन चीजों को एनालाइज करने के बाद में लेता हूं। ब्रेन का पहला अल्फाबेट बी। हेलो, क्या कहता है बी? बेनिफिट्स। अगर मैं इस व्यापार को एज अ फुल टाइम या पार्ट टाइम करना शुरू करता हूं तो यह व्यापार मुझे क्या क्या फायदे दे सकता है, इसकी लिस्ट बन सकती है। हेलो, मेरी नौकरी जो मुझे एक बाइक खरीदने की कैपेसिटी नहीं देगी, अगर मैं इस व्यापार को फुल टाइम या पार्ट टाइम करना शुरू करूंगा, क्या वो बाइक मुझे यहाँ से मिल सकती है? 100% मिल सकती है। मुझे कार चाहिए, कार, मेरा बिजनेस मुझे कार खरीदने की कैपेसिटी नहीं देता, लेकिन ये व्यापार अगर मैं पार्ट टाइम या फुल टाइम करना शुरू करूंगा तो मैं कार खरीदने की कैपेसिटी में आ सकता हूँ क्या? 100% आ सकते हो। बच्चे का एक्स्ट्रा एजुकेशन हो, बेटी की शादी हो, जो कुछ भी आपको लगता है आपका रूटीन बिजनेस या आपकी नौकरी आपको नहीं दे रहा, अगर ये व्यापार मैं पार्ट टाइम भी करना शुरू करता हूँ तो वो मैं और वो एक्स्ट्रा इनकम मैं यहाँ से ले सकता हूँ। ले सकता हूँ? यानी इस व्यापार को करना शुरू करूंगा तो मुझे फायदे ही फायदे दिखेंगे। ब्रेन का दूसरा अल्फाबेट क्या कहता है? रिस्क इन्वॉल्व। अगर ये व्यापार में करता हूं तो मुझे किसी भी तरीके का रिस्क दिखेगा क्या इसमें?
कि व्यापार करने के रिस्क बता सकते हैं आप? कोई रिस्क नहीं है। पक्की बात है? जो पैसा मैंने दिया उसके बदले का प्रोडक्ट मुझे मिल गया। हेलो? जो पैसा मैंने दिया उसके बदले का प्रोडक्ट मुझे मिल गया, और मैंने आज दिन तक न्यूज़पेपर में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं पढ़ा जहां लोग कहे कि मैंने 10-20 हज़ार देके प्रोडक्ट खरीदा और नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू किया, बिजनेस चला नहीं और मैंने आत्महत्या कर ली। हेलो? है क्या? नहीं। चलो, ब्रेन का तीसरा अल्फाबेट क्या कहता है? ए, ऑल्टरनेटिव। अगर मैं ये व्यापार नहीं करता हूं तो मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मेरे पास में दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? हेलो? है हमारे पास में ऑल्टरनेटिव? नहीं है। अगर विकल्प होता तो शायद हम आज वक्त उस पर डाल रहे होते। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यस सर। ब्रेन का चौथा अल्फाबेट क्या कहता है? इंट्यूशन। आई, इंट्यूशन। आपका गट क्या कहता है? आपका दिल क्या कहता है? 95 बेचने लायक है? यस सर। लिविगन दे सकते हैं लोगों को? यस सर। कंपनी बेच सकते हैं? यस सर। मतलब प्रोडक्ट सही है। हेलो? यस सर। अगर कोई प्रोडक्ट बेचेगा और उसका पे आउट बनता है, पे आउट कंपनी टाइम पे देती है नहीं देती है? यस सर। 100% देती है, यानी पैसा भी टाइम पे मिलेगा, बिजनेस कर सकते हैं। यस सर। लोगों के अचीवमेंट देखते हैं, कल संजय शर्मा जी को देखोगे आप, तंवर साहब को देखोगे, एसएस गौतम जी को देखोगे, सुनील सर को देखोगे। मैं सुनील सर बोलूं या सुनील सर स्क्वायर बोलूं, मेरे को समझ में नहीं आता कई बार। चौधरी साहब और तंवर साहब के लिए एक बार शानदार ताली होनी चाहिए। जब इन लोगों को आप बिजनेस में एक करियर का मुकाम देखने के बाद भी अगर ये बिजनेस का निर्णय लेकर अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो आपका दिल क्या कहता है? ये व्यापार करने लायक है नहीं है? अगर मेरा दिल इस बात की गवाही देता है कि ये बिजनेस करने लायक है तो मुझे 100% इस व्यापार पर फोकस करके करना चाहिए। लेकिन हम में से ज्यादातर कहाँ अटकते हैं? ब्रेन के आखिरी अल्फाबेट पर। एन क्या कहता है? नेग्लेक्ट। हेलो? एन क्या कहता है? नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट। एक सवाल है, आप मुझे बताना कि आपने ये सवाल कभी किसी से सुना या आपने कभी ये बात रखी किसी के सामने, तो मुझे जरूर बताना। कि मैं जहां रहता हूं वहां से मैं गुजर रहा हूं स्कूटी पे और मैंने अपने साथ में बैठे हुए आदमी को कहा कि ये प्लॉट देख रहा है यहाँ पे, आज से 5 साल पहले 10 साल पहले मुझे बोला गया था कि ये प्लॉट खरीद ले। हेलो? यस सर। और मैंने उस टाइम पे नहीं लिया। सबके साथ वही है। यस सर। उस टाइम पे बड़ा सस्ता मिल रहा था और ये आज ये प्लॉट की कीमत क्या हो गई है? करोड़ों में। 5, 50, 5 करोड़। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस सर। है ना? तो जिस वक्त समय था उस वक्त मैंने खरीदा नहीं और आज मेरे पास में क्या है? पछतावा। सही कह रहा हूँ? एक दूसरी एक स्टोरी बताता हूँ। मान लो आज से 5 साल के बाद में मैं मेरे बेटे को मर्सिडीज में बिठा के स्कूल ड्रॉप करने जा रहा हूँ और एक व्यक्ति मेरे सामने था जो स्कूटी पे बिठा के अपने बेटे को स्कूल लेके जा रहा है। मैंने अपने बेटे से कहा कि देख, ये जो स्कूटी पे जा रहे हैं ना, ये भी मेरे साथ उस दिन आरटीवी में थे, इन्होंने भी वही सीखा जो मैंने सीखा, लेकिन तेरे पापा ने निर्णय लिया कि वो इस व्यापार को सीरियसली करेंगे, तो तू आज मर्सिडीज में जा रहा है और सामने वाले ने नहीं लिया। हेलो? निर्णय नहीं लिया। तो आपके हाथ में है कि 5 साल बाद कौन सी स्टोरी बतानी है आपको अपने बेटे को। हेलो? या अपने परिवार को या अपने साथ के लोगों को, ये तय करना पड़ेगा और ये तभी हो पाएगा जब हम लोग निर्णय करेंगे। राइट? तैयार है निर्णय लेने के लिए? देखिए, एक ऐसा प्रोग्राम आप लोगों के लिए डिजाइन है, मुझे लगता है लोग यहाँ से अपने आप को बदलने का निर्णय लेंगे। हेलो? कितने लोग समझते हैं कि मुझे भी बदलकर निर्णय लेना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि इसके बाद में जितने भी सेशंस होंगे आप एक बात जरूर कहोगे कि जी मैं करूंगा, मैं बदलूंगा। तैयार हैं? लेकिन देखो, जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है ना, कई ऐसी चीजें होती हैं जो हम मुंह से कहते तो हैं कि मैं बदलूंगा, लेकिन शायद हम उन बातों को बदल नहीं पाते। हेलो? समझ में आ रही बात आपको? मैंने कई ऐसे लोग देखे हुए हैं जो इस बिजनेस में एक लेवल पे आकर नीचे गिरते हुए देखा है मैंने लोगों को, और कुछ लोग मैंने ऐसे देखा हुआ है जो गिरने के बाद में दोबारा उठे और एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए जहां उनको बीट करने की भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। मतलब वो लेवल के अचीवमेंट्स लोगों ने लिए। तो उन लोगों की ना कुछ खास क्वालिटीज रही हुई है। हेलो?
जिन लोगों ने निर्णय लिया और जिन लोगों ने कहा मैं बदलूंगा, उनकी कुछ खास क्वालिटीज थी। जानना चाहेंगे वो क्वालिटीज? यस सर। अरे जानना चाहेंगे क्या? यस सर। मैं 6 लोग यहाँ पे स्टेज पे बुला सकता हूँ क्या? 6 लोग आ जाए, कोई 6 लोग आ जाए। ना लेडीज नहीं प्लीज, मैं प्रेफर करना जेंट्स आ जाए, ठीक रहेगा। आ जाइए सर प्लीज, आ जाइए प्लीज 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 आइए। इतना क्यों सोच रहे हैं? हेलो, थैंक यू सर। देखो इस प्रोग्राम के बाद में ना आप भी कहोगे कि मुझे बदलना है, तैयार हैं बदलने के लिए? सर प्लीज, आपका नाम? मुकेश जी। कंफर्टेबल हो ना आप? ये मुकेश जी है ना? एक 5 मिनट के लिए समझना कि ये भरत है। कौन है भरत? कौन है? आप। मैं। अब मैं भी आप ही की तरह हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं बदलूं। क्या करूं? बदलूं। लेकिन मेरी कुछ खासियत है जो मुझे शायद बदलने देती या नहीं देती है, आप ये तय करना। हेलो, तैयार हैं? सर 10 मिनट के लिए आप मेरे रोल पे है ना, आप भरत हैं अभी। हाँ, आप मुकेश जी नहीं है, ठीक है? भरत की कुछ खास क्वालिटीज है, मिलना चाहोगे उन क्वालिटीज से आप लोग? यस सर। चलिए चला जाओ। क्या नाम है आपका? अमित कुमार जी। ये अमित कुमार जी है, लेकिन अभी ये अमित कुमार जी नहीं है, ये मेरी एक खासियत है, मेरी एक क्वालिटी है। जानना चाहोगे वो कौन सी क्वालिटी है? ये मेरा आलस है। हेलो, क्या ये? आलस। ये मेरा आलस है। ये किस तरीके का आलस है? अपलाइन कह रहा है आ जा यार, 1-2 लोगों के साथ में प्रोग्राम में आ जा, बिजनेस की शुरुआत हो जाएगी तेरी, वैसे भी तूने ज्वाइन तो कर लिया। हेलो, मैं सोफे पे बैठ के चैनल बदल रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ मेरे से नहीं पॉसिबल, मेरे को बहुत अर्जेंट काम है, बहुत अर्जेंट मीटिंग है मेरी, मैं नहीं आऊँगा प्रोग्राम में। हेलो, यस। समझ में आ रहा है आपको? ये मेरा ऐसा आलस है जो मुझे कभी भी उठकर काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। मुझे मेरी आदतें याद नहीं रहती सर, आप याद जरूर रखना। कौन सी आदत हो आप मेरी? आलस। सर आ जाओ, है ना? क्या नाम आपका? आदित्य सर। आदित्य जी। आदित्य जी है मेरा एडमेंट नेचर। हेलो, मैं इसको आसान करता हूँ, है ना? मेरा जिद्दी स्वभाव है। क्या है ये? मेरा जिद्दी स्वभाव है। मेरे को कभी भी किसी ने कुछ भी समझाया, मेरा मन अंदर से चीख चीख के एक ही बात कहता है कि मैं तो वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा। हेलो, कुछ भी कह लो, रो लो, चीख लो, चिल्ला लो, सर फोड़ लो, पर मैं वही करूंगा जो मुझे समझ में आएगा। समझ में आने बात आपको? क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा है, जिद है मेरी ये, है ना? मैं वही करूंगा जो मेरा मन करता है, मैं किसी की सुन के नहीं चलूंगा। आदित्य याद रहेगा आपको? कौन सा स्वभाव है? जिद्दी, अपने मन की करने वाला, एडमेंट नेचर वाला, है ना? प्लीज सर, आप जोगेंद्र पाल जी। जोगेंद्र पाल जी जो है वो मेरा इनडिसिप्लिन्ड नेचर है। हेलो, इनडिसिप्लिन समझते हो? समझते हो क्या? यस सर। ये दिखेगा कल परसों में जब कहा जाएगा कि भाई 8:30 बजे हॉल में आना है। हेलो, यस सर। लेकिन मैं कहूंगा मैं तो ब्रश ही 9 बजे करता हूँ, मैं नहीं पहुंच सकता। हेलो, समझ में आ रही बात आपको? यस सर। कहा गया था कि भाई अगर प्रोग्राम में जा रहे हो तो कम से कम इंशर्ट करके जाना। मैं फ्री स्टाइल घूमने वाला आदमी हूं, मैं किसी की बातों में नहीं आता। हेलो, मैं अनुशासन नाम की चीज को नहीं समझता। हेलो, समझ में आ रही बात? समझ में? कौन सी आदत? अनुशासन रहित, है ना? यानी इनडिसिप्लिन। जी सर, आ जाओ। क्या नाम आपका? भूपेश नाम है। ये मेरी और एक बहुत शानदार क्वालिटी है। ये वो क्वालिटी है जिसको कहते हैं प्री जजमेंटल एटीट्यूड। हेलो, आप समझते हो प्री जजमेंटल एटीट्यूड किसको कहते हैं? पहले से कितनी? यानी पहले से ही मेरा अपना एक ओपिनियन है हर चीज का। समझ में आ रही बात आपको? यानी मेरा हर चीज को देखने का अपना एक नजरिया है।
मुझे कोई कुछ समझाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे अपलाइन ने कहा देख काम कर लेगा, ढंग से सिस्टम फॉलो कर लेगा तो तेरा भी 2,10,000 रुपया ये सिस्टम से आ सकता है। समझ में आई बात आपको? कहता है ना अपलाइन, सिस्टम फॉलो करने के लिए कहता है नहीं कहता है? Yes, sir. और मैं देखता हूँ ऊपर से नीचे तक अपलाइन को, तेरा आया क्या अभी तक? हेलो, मैं क्या कहता हूँ? तेरा आया क्या? तेरा आया क्या अभी तक? दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, मैंने दुनिया बहुत देखी है, ऐसा चलता नहीं है कुछ भी, ऐसा चलता नहीं है। चलता नहीं है। मैंने पूछा भाई साहब पासपोर्ट, बोले नहीं है। तो फिर दुनिया कहाँ से देखी? आधार कार्ड पे। हेलो, तो मेरा अपना एक ओपिनियन है हर चीज पे। मैं कह रहा हूं ये व्यापार तुझे वो चीज दिला सकता है जो तेरी नौकरी नहीं दे सकती। समझ में आ रही बात आपको? लेकिन मेरा अपना एक ओपिनियन है हर चीज का, मैं वही थोप के चलूंगा। अगर मैंने मान लिया कि ये नहीं चलता तो नहीं चलता, ये मेरा वो एटीट्यूड है। समझ में आया सर? प्री जजमेंटल एटीट्यूड। थैंक यू सर। सर एक बार सर के लिए शानदार तालीम होनी चाहिए। क्या नाम सर आपका? फूल सिंह जी। फूल सिंह जी मेरी सबसे बेस्ट क्वालिटी है आज की। हेलो हेलो, Yes, sir. जानना चाहोगे? Yes, sir. फूल सिंह जी मेरा ईगो है। क्या है? Ego. क्या है? Ego. कैसा ईगो? अहंकार, है ना? मैं, अब मेरा अपलाइन मेरे से थोड़ा कम पढ़ा लिखा है। हेलो, और मेरे से कह रहा है देख यार सिस्टम फॉलो कर लेते हैं, चल ट्रेनिंग में बैठते हैं। अच्छा, अब तू भी मुझे सिखाएगा कि मुझे व्यापार कैसे करना है? कैसे करना है। समझ में आ रही बात आपको? आपका अपलाइन भले ही आपसे पढ़ाई लिखाई में कम हो, लेकिन वो आपसे पहले इस व्यापार को समझना शुरू किया था, आपसे पहले उन्होंने इस व्यापार को शुरू किया था, तो उनका अनुभव आपके अनुभव से ज्यादा है। यानी एक एक्सेप्टेंस 100% अपने अंदर आना चाहिए, एक समर्पण अपने अंदर आना चाहिए, क्योंकि ये व्यापार आपसे दूसरा कुछ नहीं मांगता, आपका समर्पण ही मांगता है। लेकिन ये मेरी क्वालिटी है, मैं अपने आप को कहीं सरेंडर नहीं करता। सर याद रहेगा आपको मेरी क्वालिटी? ईगो। चलिए सर, भरत, मुकेश जी आप तो, हाँ मेरी पहली क्वालिटी कहाँ है सर? आलस। आ जाओ सर, मुकेश जी एक बार यहीं खड़े रहेंगे, यहाँ खड़े सर। सर एक बार नीचे बैठो, है ना? पकड़ो यहाँ से, आलसी बन के मत पकड़ो, मजबूती से पकड़ो एक बार, है ना? आदत है मेरी, ये छूटती नहीं मेरे से। मेरी दूसरी आदत क्या है? जिद्दी आदत। आ जाओ सर, बैठो एक बार। हाँ पकड़ो, जिद से पकड़ना, एकदम कस के, यहाँ से कस के पकड़ो ना ऐसे। ये जिद है मेरी, ये मेरी दूसरी क्वालिटी है। हेलो, बदलना चाहते हैं ना हम लोग? मेरी तीसरी क्वालिटी है इनडिसिप्लिन। आ जाओ सर, पकड़ो यहाँ से एक बार। ये मेरा इनडिसिप्लिन्ड नेचर है मेरा, जो मुझे कभी भी तरीके से काम करने के लिए अलाउ नहीं करता। यकीन मानना, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो बिजनेस में अचीवमेंट भी नहीं है। मेरी चौथी क्वालिटी सर, प्री जजमेंटल एटीट्यूड मेरा, कस के पकड़ना सर, है ना? और मेरी जो सबसे बड़ी खास आदत, ईगो। सर फुल सिंह जी, ईगो कहाँ रहता है सर? सर पे। एक बार पकड़ेंगे कस के, संभल के, मुकेश जी को दिक्कत ना हो, है ना? ये भरत है, ये भी आज निर्णय ले रहा है, बदलूंगा। हेलो, बदलूंगा। तैयार है? सर बदलो अपने आप को और आगे बढ़ो आज। अरे छोड़ दीजिए बढ़ो सर, एक बार आगे बढ़ो, आदतें छोड़ के बढ़ो आगे अपने, है ना? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यकीन मानना, जब तक अपनी इन आदतों को नहीं छोड़ोगे और अगर आपको लगता है आप बदल सकते हो तो नहीं बदल पाएंगे। इस बोझ को जब आप यहाँ छोड़ के निकलोगे तभी आगे बढ़ने का और अचीवर बनने का आपको मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जैसा मैंने कहा कि लोग आपको यहाँ पे सिखाएंगे, तो अपने बैगेजेस को साइड में रखिएगा, जो आपने ऑलरेडी सीखा समझा उसको साइड में करिएगा और अपनी इन आदतों को छोड़कर जाना है यहाँ पे, तभी आप यहाँ पे अचीवर बन के खड़े रह सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत सर, थैंक यू।